2-5 मिनट में स्टार्ट कर सकते हैं, आपके मेंबर आते हैं तो हाँ मैं वेट ही कर रहा हूँ। क्या रहेगा देखो मेरे को लगा होंगे यहाँ बात में प्रॉब्लम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेडरेशन ने पहले भी कन्वेंस रिलेटेड इशू हमने दिया था सारी सोसाइटीज़ को, क्योंकि कन्वेंस का इम्पोर्टेंस हमको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लग रहा है। बट 30 साल से नहीं होने की वजह से हमने वो मुद्दे को दिसंबर-अक्टूबर से शुरू किया था। उससे पहले हमने एक एडवोकेट शेख को मिलाया था आप लोग से। तभी हमारा प्रपोजल क्या था कि इजी स्टेप था कि फेडरेशन के नाम पे आ जाए और सारे सोसाइटीज़ को ओनर रहे। उसके रिलेटेड हमने एसडीएम ली, लोगों ने हाँ बोला, फिर रिस्पॉन्स सही नहीं आया और लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमारा जो राइट से प्रॉपर लैंड का उतना जो ओसी एरिया है वो इंडिविजुअल नाम पे आना चाहिए, फेडरेशन के थ्रू नहीं आना चाहिए। तो उसके रिलेटेड हमारा रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से हमने सेकेंड ऑप्शन चालू किया, जिसके अंदर जो रहता है कि हर इंडिविजुअल सोसाइटीज़ का जो ओसी प्लान में दिया हुआ एरिया टोटल सिंगल लेआउट का, उसके रिलेटेड आप इंडिविजुअल सोसाइटीज़ आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम डाल सकते हो। उसके रिलेटेड हमने जितने लॉयर्स वगैरह से भी बात की है, तो हमने उनमें से मिस्टर हर्ष आए हुए आज हमारे साथ, उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया था इनकी क्रेडिबिलिटी और इनका प्रोफाइल देख के। अब हमने क्या सोचा कि भाई अभी फेडरेशन का एक स्टेप तो हम ये नहीं कर रहे, पहला ऑप्शन तो आप लोग डायरेक्टली इनसे बात कर लो, और जो कन्वेंस रिलेटेड इंडिविजुअल आपको लेना है तो इनका जो क्रेडिबिलिटी और इनका जो एक्सपर्टीज़ है वो डायरेक्टली आप लोग बात करके इनके साथ डायरेक्टली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, फेडरेशन के थ्रू से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इट डिपेंड्स आप लोग की सोसाइटी में क्या आप लोग को सोचना है। तो इनको पूरे लार्जर लेआउट जो मिल्लत नगर का है उसका हमने सारी ब्रीफ डिटेल, डीड ऑफ असाइनमेंट, अमेंडमेंट प्लान पहले उनको होमवर्क करने के लिए 1-1.5 महीने पहले दे दिए थे, ताकि ये इजीली अपने हिसाब से पूरी स्टडी कर चुके, ताकि इनको प्रोसेस करने हर इंडिविजुअल सोसाइटी का ईजी पड़े। अब क्या हो गया, जो इतने 30 साल से नहीं हुआ है, तो हमारा एक एडमेंट परसू करने का इंटेंशन है कि आप लोग डायरेक्टली जाओ, इनके थ्रू जाइए या किसी और के थ्रू जाइए, बट कोर्स ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन हमको ज़्यादातर यही रखना है कि ओसी प्लान पे हर इंडिविजुअल सोसाइटीज लेती है, तो वो इजी भी पड़ता है और सारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो अभी मिस्टर हर्ष विल टेक ओवर द डाइस, वो आपको समझाएंगे। पहले आप ये इनका प्रोफाइल बता देंगे, इनकी कंपनी का कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितनी सोसाइटीज़ का इन्होंने डीम कन्वेंस ला के दिया है, कितना प्रोसेस में है, और फिर बाद में जो भी आपकी क्वेरी है, उन्होंने स्टडी किया है काफ़ी पेपर, कुछ भी क्वेश्चन आंसर है वो कर सकते हैं। सभी को नमस्ते और सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट हर्ष त्रिवेदी, मेरा ऑफिस अंधेरी ईस्ट में है, मेरा एक लॉ फर्म है। मेरे लॉ फर्म में 11 जूनियर्स है टोटल हमारे। अभी साथ में मेरे आए हुए मेरे कलीग सैफ बहलीन एडवोकेट, सुजीत पंचाल, मिस्टर श्रवण अवस्थी। सो आपके पेपर सोसाइटी के आए, हमने स्टडी किए। एक थोड़ा बैकग्राउंड मेरे फर्म का दे देता हूँ मैं। पिछले 10 साल से हम लोग सिर्फ सोसाइटी का ही काम कर रहे हैं। सोसाइटी का महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड एक्ट के रिलेटेड जो भी सोसाइटी का डे टू डे अफेयर्स और मैनेजमेंट लगता है वो हम करते हैं। सोसाइटी के बायलॉज रिलेटेड जो भी मेंबर्स को डिफिकल्टी आती है, सोसाइटी को डिफिकल्टी आती है, मेंटेनेंस रिकवरी, ये वो कन्वेंस करना, डीम कन्वेंस करना, रीडेवलपमेंट में जाना, पीएमसी अपॉइंटमेंट करना, सोसाइटी का इलेक्शन कंडक्ट करवा के देना, सोसाइटी का एजीएम कंडक्ट करवा के देना, सोसाइटी का एसजीएम कंडक्ट करवा के देना, सोसाइटी का जो एनुअली ऑडिट होता है उसका ऑडिटर हम अपॉइंट करवा के देते हैं सोसाइटी को। हमारे पास ऑन पैनल अभी 70 सोसाइटीज है जहाँ पे हम लोग रिटेनरशिप पे काम करते हैं। मतलब 70 सोसाइटीज का देखभाल हम लोग इन डिटेल करते हैं। सोसाइटी में जैसे कुछ ट्रांसफर आया, सेल आया, गिफ्ट डीड आया, डेथ हुआ, किसी का नॉमिनेशन हुआ, तो जो ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया लगती है रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज के हिसाब से, तो उसमें हम लोग बाकायदा रिटर्न लीगल ओपिनियन देते हैं मैनेजिंग कमेटी को कि आपके ये सब पेपर्स प्रॉपर है, अभी आप आगे
ट्रांसफर कर सकते हो, या कुछ अगर पेपर मिसिंग है तो हम लोग उस हिसाब से रिपोर्ट में लिखते हैं कि टाइटल में कभी कुछ डिफिकल्टी आ जाती है, नॉमिनेशन में डिफिकल्टी आती है, विल रहता है, प्रोबेट रहता है, फिर कोई लीगलाइज का इशू रहता है, फैमिली इशू रहता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, विल रहता है तो प्रोबेट लेना पड़ता है, गिफ्ट डीड विद इन फैमिली कोई किसी को ट्रांसफर करना है, तो वो सभी चीज का हम लोग उसको ट्रांसफर ओपिनियन देते हैं। डीम कन्वेंस, जब ये जो कायदा भी डीम कन्वेंस की बात करता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल का बैकग्राउंड हो गया। अभी डीम कन्वेंस का कायदा जब 2010-2011 में लाया गया था, तो वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वो कायदा लाया गया था अंडर मोफा रूल्स एंड रेगुलेशंस, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो बिल्डर और लैंड ओनर और प्रमोटर पे जवाबदारी गवर्नमेंट ने सौंपा हुआ था कि आप जो भी सोसाइटी बनाते हो तो विद इन ऑब्टेनिंग द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट विद इन 4 months या विद इन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी विद इन 4 months, डेवलपर का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो वहां पे परचेजर्स का सोसाइटी फॉर्म करेगा और वो सोसाइटी को कन्वेंस देगा। कन्वेंस में अभी कन्वेंस क्या वो समझाता हूँ मैं आपको। आपका ये जो लेआउट है आपका, वो लेआउट आपको दिख रहा है, आपके इंडिविजुअल बिल्डिंग सबको दिख रही है यहाँ पे कि सब खड़ी है। अभी कन्वेंस मतलब आपके बिल्डिंग के नीचे जो जमीन है वो जमीन अभी भी OLDC के नाम पे है, बिकॉज ही वॉज द ओरिजिनल लैंड ओनर, धारक ऑफ द एंटायर लेआउट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। उसने डेवलपमेंट राइट्स आगे चीफ प्रमोटर को दिया था, चीफ प्रमोटर ने आगे आरके को दिया था, आरके ने आगे भूकारी को दिया हुआ है, और भूकारी से आगे वो क्या हुआ वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन, पूरा स्टार्टिंग से आपको मैं पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, ताकि आपको भी पता रहना चाहिए कि आप ये जो कॉलोनी में 30 साल से आप रह रहे हो तो आपने ये इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों मिस किया और अभी क्यों लेना चाहिए। तो कन्वेंस मतलब वी आर क्लेमिंग द लैंड एंटाइटलमेंट अलोंग विद द बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टैंडिंग देयर ऑन। जैसे अभी ये पोर्शन की बात करता हूँ सिर्फ मैं, तो ये जो इसके बीनीथ का मतलब सभी के एप्लीकेबल होगा, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं मैं। ये जो स्ट्रक्चर के नीचे जो लैंड है वो अभी भी OLDC के नाम पे है, तो वो आपके सोसाइटी के नाम पे लेना बहुत जरूरी है आपको। ये चीज इसको कहते हैं कन्वेंस। कन्वेंस इन द सेंस इट इज अ लैंड एंटाइटलमेंट एंड टाइटल ऑफ द लैंड इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम OLDC टू द सोसाइटी व्हिच इज फॉर्म्ड एंड व्हिच इज रजिस्टर्ड। अपने जितने भी मेंबर्स है 32 है या 56 है, सोसाइटी आपका फॉर्म हुआ है, बकायदा आपको सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ है। सिर्फ इतना है, OC भी अपन ने बाद में इशू आ रहा था, वो OC भी अपन ने काफी सोसाइटीज का OC भी क्लियर कर चुके हैं। तो आपको अभी जो इम्पोर्टेंट टास्क अभी जो करना है वो उसका जमीन का जो राइट्स है वो लेना है आपको, क्योंकि इन फ्यूचर आपका बिल्डिंग 10 साल 15 साल 20 साल बाद पुराना होता है, बिल्डिंग समझो कल भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाता है, आप जमीन के मालिक नहीं हो, आपका लैंड एंटाइटलमेंट आपकी सोसाइटी के नाम पे नहीं है। फेडरेशन आज एक गुड फेथ में प्रोसीड कर रहा है ये चीज के लिए, क्योंकि वो चीज का इंपॉर्टेंस है। आपको कन्वेंस आपको आज नहीं तो 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, कभी ना कभी कन्वेंस करना ही है। तो व्हाई नॉट टुडे? पिछले 10 साल से कन्वेंस का जो चल रहा है मार्केट में, तो कन्वेंस के कायदे सोसाइटी के फेवर में बनाए गए हुए हैं। वो कोई डेवलपर को फेवर नहीं करता है, वो कोई लैंड ओनर को फेवर नहीं करता है, वो कोई प्रमोटर को फेवर नहीं करता है। आपका एग्रीमेंट जो है इंडिविजुअल एग्रीमेंट, ये जो आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट है इसमें बाकायदा क्लॉज लिखा हुआ है कि आपका सोसाइटी फॉर्म होगा एंड दैट प्रमोटर विल मेक श्योर टू इट दैट ही विल ट्रांसफर द लैंड एंटाइटलमेंट इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। तो ये एग्रीमेंट में जब आपका रजिस्ट्री हुआ है तो ये एग्रीमेंट से आपको लेजिटिमेट एंटाइटलमेंट है, आपका हक बनता है कि आपको कन्वेंस मिलना चाहिए था। लेकिन पूरे मुंबई सबब में कोई डेवलपर, आज बड़े से बड़ा डेवलपर भी पकड़ लो, सामने से आके वो कन्वेंस नहीं देता है। आपको सोसाइटी को ही आगे बढ़ना पड़ता है। सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए उसके 4 स्टेजेस है। सबसे पहले एक नोटिस जाएगा उन लोग को कि ये जितने भी लैंड ओनर्स है, जितने भी अफेक्टेड पार्टीज है, 4 स्टेजेस में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहला एप्लीकेशन जाता है एक DDR को, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, कि हमारी ये सोसाइटी है, हमारा ये CTS नंबर है, हमारा इतना स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ये अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से, तो हमें कन्वेंस मिलना चाहिए। DDR उसमें 3 हियरिंग नोटिस निकालेगा, पेपर पब्लिक नोटिस निकालेगा, डेवलपर आता है नहीं आता है, लैंड ओनर आता है नहीं आता है, आपका काम रुकता नहीं है, आपको वो सोसाइटी के फेवर में ऑर्डर मिल जाता है। तो पहला स्टेज है एप्लीकेशन टू DDR, और वो चीज से आपको ऑर्डर मिलेगा। दूसरा है अपने सारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास एजुडिकेशन होगा, स्टैम्प ड्यूटी पेड है कि नहीं। क्या होता है, जो जमीन अपन क्लेम करते हैं उसका FSI कंजम्पशन करके अपने जो फ्लैट बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट को एक लॉस ना हो कन्वेंस डीड पे, इसीलिए वो इंडिविजुअल फ्लैट वाइज जो इसका भी जो बाकी है वो काफी लोगों ने अभी एमनेस्टी स्कीम में भी पुराना है वो क्लियर किया हुआ है। तो वो क्लैरिटी मिलने के बाद वो डॉक्यूमेंट में थप्पा मारते हैं दैट दिस डॉक्यूमेंट इज फिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तीसरा स्टेज है वो कन्वेंस डीड आपका रजिस्ट्रेशन होगा।
जो जब कन्वेंस डीड रजिस्ट्रेशन होगा तो आप पूछोगे लैंड ओनर आएगा क्या, बिल्डर आएगा क्या, किसी की कोई जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट स्टेज में डीडीआर एज अ अथॉरिटी आपको ऑर्डर पास करके देता है तो उसके पास इनहेरेंट पावर्स रहते हैं डीडीआर टू साइन द कन्वेंस डीड ऑन द बिहाफ ऑफ डिफॉल्टिंग लैंड ओनर एंड डिफॉल्टिंग बिल्डर डेवलपर। मैं समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियर हूं ना काफी में। तो डीडीआर को इनहेरेंट पावर दिया हो गया, तो वो डीडीआर वहां पे कन्वेंस डीड साइन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर लैंड ओनर एंड ऑन बिहाफ ऑफ योर बिल्डर डेवलपर प्रमोटर। जो बुखारी जो पूरा कंस्ट्रक्ट यहाँ पे उन्होंने कमेंट्स किया है। प्रमोटर क्यों, वो उसका नाम प्रमोटर में क्यों आता है, क्योंकि वो बिल्डर डेवलपर थे। एंड द प्रमोटर इज वन एज पर मोफा रूल्स एंड रेगुलेशंस हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ रीडेवलपमेंट। सो लैंड ओनर इज अ आइडेंटिटी, ही हैज टू गिव यू द कन्वेंस। प्रमोटर इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। वो चाहता था तो बुखारी को अप्रोच करके सोसाइटी को कन्वेंस दे सकता था, लेकिन पहले 25 साल पहले बात करके कुछ मतलब नहीं है। अपन अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन वी आर ऑन ट्रैक टू प्रोसीड है। तो थर्ड स्टेज है, फिर वो कन्वेंस डीड आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो डेवलपर और लैंड ओनर के बिहाफ पे वो डीडीआर साइन करेगा और सोसाइटी की तरफ से चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर साइन करेगा। वो कन्वेंस डीड आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी चौथा है प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ाना। तो आपका जो प्रॉपर्टी कार्ड है 1/2006, 1/2, 1/212 जितने भी सीटीएस नंबर है उसमें जो अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट है उसमें वो सोसाइटी का रजिस्टर्ड कन्वेंस के हिसाब से प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम आ गया। अभी आप समझते हो सर, आप काफी सीनियर्स हो, कि एक बार प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम आ गया मतलब वो जो जमीन है, जो इतना वैल्यू है जमीन का, वो आपके सोसाइटी के नाम पे हो रही है और आपके सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर हो रही है। इन फ्यूचर आपको डेवलप करना हो या इन फ्यूचर यहाँ पे भूकंप आ जाता है, आपको वापस यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपके पास लैंड एंटाइटलमेंट है, आपके पास टाइटल है, तो आप आपकी टाइटल का आपके जो 56 मेंबर्स है आपके जनरल बॉडी है वो आप डिसाइडिंग फैक्टर बनते हो, क्योंकि वो टाइटल और लैंड आपके हाथ में आ जाता है और यू आर द ओनर ऑफ दैट पीस एंड पार्सल ऑफ दैट लैंड। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इतने सारे लेआउट है, पूरा ये आपका लेआउट, इसमें ये लेआउट एक बना था आपका ये लेआउट 1981 का लेआउट है आपका। उसके बाद एक लेआउट फाइल जब पुट अप हुआ था, फाइनल लेआउट जो सैंक्शन लेआउट था, वो C/309 29 नवंबर 1997 का पूरा ये लेआउट फॉर्म हुआ है, जहाँ पे सोसाइटीज बनाई गई है। यहाँ पे 28 सोसाइटीज दिखाई गई है, एक कमर्शियल यूनिट दिखाया गया है आपका और एक मस्जिद दिखाया गया है वो आपका। तो कंप्राइजिंग ऑफ 30 स्ट्रक्चर्स ये पूरा लेआउट बनाया हुआ है। अभी जब भी लेआउट आता है, मोफा रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है, DCPR 1991 आता है, तो लेआउट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है जो BMC इम्पोज करता है। जैसे आपको कोई भी प्रॉपर्टी लैंड लॉक नहीं रहना चाहिए, तो आपको इंटरनल रोड भी लगेगा, आपको ड्रेनेज लाइन भी लगेगा, आपको सीवेज लाइन भी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का उस हिसाब से वाटर कनेक्शन भी लगेगा। तो लेआउट को उस हिसाब से अमेंड करके उसको पूरा सैंक्शन किया हुआ है कि यहाँ यहाँ हमारी सोसाइटीज है, तो पूरा लेआउट आपका उस हिसाब से अप्रूव किया हुआ है। और अभी 2005 में ये लेआउट अमेंड हुआ है। अभी अमेंड क्यों हुआ है और उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस में, मैं उस पर भी आऊँगा। अभी अपन बात करते हैं FSI की, कि हर प्लॉट का आपको वहाँ पे बिल्डिंग कैसे बनाया उसने और कैसे उसका प्लान सैंक्शन किया है और आपको कैसे दिया गया हुआ है। ये जो पूरा लेआउट है, तो जब मैं लेआउट की बात करता हूँ तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका प्लॉट सब डिवाइडेड प्लॉट नहीं है, पूरा एक पीस एंड पार्सल ऑफ एंटायर लॉट है, उसका पार्टीशन नहीं हुआ है, कहीं भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे उसका पार्टीशन नहीं हुआ है। सिर्फ जो CTS नंबर है वो CTS की फाइल है अपने पास, मैं ओपन करता हूँ आपके लिए, सेम ही प्लान है वो आपका। ये जो CTS नंबर है आपका सेम ही लेआउट है। ये 106 यहाँ पे आ गया, 107 आ गया, 108 आ गया, 109 हो गया, ये इंटरनल रोड 1010 आ गया, यहाँ पे एक 1/212 आ गया। तो यहाँ पे जो भी CTS प्लान है तो कहीं भी पार्टीशन नहीं हुआ है, ये प्लॉट आपका सब डिविजन नहीं हुआ है।
अमालगमेशन नहीं हुआ है पूरे प्लॉट का, तो इट इज अ लार्जर लेआउट एंड इट इज नॉट अ सब डिवाइडेड प्लॉट। नेचुरली भी सब डिवीजन, भले आप सोचते हो कि बीच में से लेआउट रोड निकला है, उसका पोर्शन उधर है, हमारा पोर्शन इधर है, तो वैसा आज तक कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं लिया गया हुआ है। आगे बढ़ते हुए रोड है वो सीटीएस का पार्ट है सर, वो इंटरनल रोड आपकी एफएसआई में काउंट किया हुआ है, तो वो सीटीएस का पार्ट है। CTS का part नहीं है। उसका एक अलग से सीटीएस नंबर दिया गया हुआ है सर, आई कम बैक टू इट 1/210, उसका अलग से सीटीएस नंबर है सर, ये इंटरनल रोड। और ये सीटीएस प्लान में ये अच्छा ये प्रूफ मैं नहीं लाया हूँ, ये गवर्नमेंट प्रूफ है, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है और गवर्नमेंट का सीटीएस प्लान है, सिटी सर्वे ऑफिस का प्लान है ये, तो इट इज ऑन रिकॉर्ड एंड इट इज ऑन प्रूफ। अभी एफएसआई की बात करते हैं। अभी जैसे ये सोसाइटी पकड़ते हैं अपन अल अफरद, आप कोई पर्सनल मत लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे है इसीलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ मैं। जैसे आप ये समझोगे अभी ये बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, कि यहाँ के मेंबर्स यहाँ ना आए, यहाँ के मेंबर्स यहाँ ना आए। इसके टुकड़े आपके जमीन के कभी भी नहीं हुए हैं, तो वो वहाँ पे जो डाला हुआ है इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि कुछ सोसाइटी का इशू था कि हमारा प्लिन टू प्लिन कन्वेंस आना चाहिए या हमारा बाउंड्री टू बाउंड्री कन्वेंस आना चाहिए, वो क्यों नहीं आना चाहिए वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी जो लेआउट आप देख रहे हो इसमें कुछ बिल्डिंग्स में 32 फ्लैट है, कुछ बिल्डिंग में 56 फ्लैट्स है, कुछ में 40 है, कुछ में 60 है, कमर्शियल यूनिट्स भी है, मॉस्क भी है आपका। तो इसमें लेआउट में कभी भी क्या होता है, मोफा रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कि आपका जो सैंक्शन प्लान रहता है ना, उसमें जितना एफएसआई आपने कंज्यूम किया रहता है वो एफएसआई कंजम्पशन के हिसाब से अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट आपका ये जमीन में बनता है। आपका यहाँ पे 4 का एफएसआई है, इनका यहाँ पे 5 है, तो 100 में से 4% इसको जाएगा, 5% इसको जाएगा, बाकी में डिवाइड होगा वो 2, 3 जितना एफएसआई जितना जो कंज्यूम किया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो एफएसआई कंजम्पशन किया हुआ रहता है आपका प्लॉट का, बिकॉज इट इज अ लेआउट, इट इज नॉट अ सब डिवाइडेड प्लॉट, सो जो एफएसआई कंजम्पशन किया गया हुआ है आपके प्लॉट का, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको कहते हैं प्रोरेटा बेसिस, द एक्चुअल वर्ड इज प्रोरेटा बेसिस। तो प्रोरेटा बेसिस पे आपका एफएसआई जो कंजम्पशन किया गया हुआ है पूरे लेआउट का, वो भी एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, विद फिगर्स है मेरे पास, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैंने सोचा ये एक्सप्लेन कर दूं आपको ताकि वो मेरे फिगर्स आपको ध्यान में बैठेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एफएसआई कंज्यूम, इस पे जितना भी एफएसआई कंजम्पशन किया गया हुआ है, ग्राउंड प्लस 6 का बिल्डिंग है, 7 का बिल्डिंग है, वो एफएसआई को हम लोग पूरे लेआउट से डिवाइड करेंगे, उसका जितना भी परसेंटेज आता है उसका उतना हक बनता है। इतना ही नहीं, और 2 चीज बाकी है इसमें। एक आपका हो गया ये लैंड एंटाइटलमेंट, तो आपका कंफर्म हो गया। ये जो इंटरनल रोड है सर, सुनिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक भी कन्वेंस 10 कन्वेंस हो गया अपने यहाँ पे, बट एक भी कन्वेंस में रिफ्लेक्ट नहीं, और मेजॉरिटी अपन ए प्लॉट वाले एक जो बिल्डिंग है ए टाइप की, उन लोगों ने कन्वेंस लिया हुआ है। मिस्टेक अपीयर हुआ है तो मिस्टेक अपन यहाँ पे सुधारने बैठे हैं। अपन किसी पे यहाँ पे एलिगेशन नहीं डालेंगे पिछले वाले ने क्या किया, अपने को कहाँ से राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, इसीलिए अपन आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अपने को भी एक डिसीजन लेना है कि वी ऑल आर वन, तो ही वो चीज आगे बढ़ पाएगा। अभी आगे बात करते हैं। ये जो एफएसआई कंजम्पशन हुआ है, ये तो मैंने बात की जमीन की, अभी इसके साथ 2 चीज आपकी और भी पेंडिंग है। एक चीज है आपका इंटरनल रोड। अभी समझो 4 का एग्जांपल मैंने एफएसआई बोला, 4% आपने यूज किया है 100 में से, तो 4% ऑफ द लैंड, 4% ऑफ द लेआउट रोड, इंटरनल लेआउट रोड आपका 4%, और 4% गार्डन एरिया। ये गार्डन, ये 2, 3, 4, 5, तो आपका डीसीपीआर 1991 के हिसाब से देयर वाज अ प्रोविजन कि जब लेआउट रहता है तो आपको 15% ओपन स्पेस एज अ रिक्रिएशनल ग्राउंड कंपलसरी रखना ही है। जब तक वो आरजी आप नहीं दिखाते हो, ना आपका प्लान सैंक्शन होता है, ना आपका प्लान अप्रूव होता है, ना कंस्ट्रक्शन चालू होता है। जब कंस्ट्रक्शन नहीं चालू होता है, प्लान नहीं आता है और अप्रूव नहीं होता है, तो ओसी आने का सवाल ही नहीं है। अगर आपने वो 15% आरजी नहीं दिखाया रहता आपके प्लान में, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है आप कौन से सोसाइटी से क्या बिलोंग कर रहे हो, जरा सिंपली समझना चाहता हूँ, तो सबकी कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया 4% इसमें लैंड एंटाइटलमेंट में, 4% आपका इंटरनल लेआउट में, और 4% आपका आरजी ग्रांड एरिया में। क्योंकि कल उठ के आप बिल्डिंग बांधोगे
तो 15% आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे अरे हम लोग तो सिर्फ कन्वेंस लेके इधर बैठ गए 4% का, हमारा रोड का क्या होगा, हमारा आरजी का क्या होगा, क्योंकि डेवलपर को उधर भी तो 15% आरजी दिखाना ही पड़ेगा आपको एज पर मोपा रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिल्डर लाएगा किधर से? आपके पास जब कन्वेंस का ऑर्डर रहेगा तब आपका फिगर्स करेक्ट होगा, तब आपके पास एक राइट इंफॉर्मेशन हाथ में रहेगा, तब आपके पास एक राइट आपकी अमानत हाथ में रहेगी। तो कहने का मतलब 4% यहाँ पे लैंड में, 4% आपका इंटरनल लेआउट में और 4% आपका गार्डन एरिया में, ये सब टोटल करते हैं अपन तो टैली होता है एंड में, जो फाइनल फिगर रहता है आपका वो टैली होता है। अभी फिगर पे आते हैं। वो मैं क्लियर हूँ, किसी को कोई डाउट है तो सिर्फ नोट डाउन कर लो, एंड में अपन कर देंगे वो। अभी ये 2005 में लेआउट अमेंड हुआ है, ये जो अमेंडमेंट लेआउट प्लान है आपका, अभी ये सैंक्शन अमेंडमेंट लेआउट प्लान है 2005 का। इसमें यहाँ पे फिगर्स लिखे हुए हैं, कौन से बिल्डिंग को क्या ओसीआई है, कितना एफएसआई कंजम्पशन किया हुआ है। तो इसके बेसिस पे अपन ने क्या किया, एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लिया है कि आप इसमें बाइफरकेट करके दो कि कौन सी सोसाइटी का कितना एफएसआई कंजम्पशन हुआ है और कौन सी सोसाइटी का आरजी में कितना हक है और इंटरनल रोड में कितना हक है। तो ये सैंक्शन प्लान के हिसाब से एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट ने उसके लेटर हेड पे आपको पूरा एरिया बाइफरकेशन दिया गया हुआ है। अभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये आपका 2005 का अमेंडमेंट लेआउट हो गया। ये अमेंडमेंट में 3-4 चीज अमेंड हुई है, मैं उस पे भी आता हूँ। ये अमेंडमेंट किसने किया कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था? आई एम कमिंग टू दैट सर। ये लेट ये अमेंडेड का इसका लेआउट का आपका प्लान है। इसमें अमेंडमेंट जो प्रपोज किए थे 2/11/2005 को, वो 3 थे टोटल। इंटरनल रोड पहले आपका जो 9 मीटर का था उसको 12 मीटर का कर दिया उन्होंने, क्योंकि एफएसआई कंजम्पशन, उसको वहाँ पे 5 बिल्डिंग का कुछ रिडेवलपमेंट भी करना था डीएलएच को, और इसीलिए वो लोग पहले से प्लान कर रहे थे क्या करना क्या नहीं करना। तो जब तक वो 9 मीटर का रोड का एक बेस थंब रूल है, आपको भी पता है कि जब तक वो 9.15 मीटर का नहीं रहता तब तक प्लान सैंक्शन नहीं होता है। तो पहले 9 मीटर का ही था, तो उसने वो 12 मीटर का इंटरनल रोड सैंक्शन करवा के लिया। फिर डीसीपीआर में पहले 15% था, जो फिर मेजर चेंज हो गया, मैक्सिमम 25% आरजी एरिया हो गया। फिर रीडेवलपमेंट ऑफ 5 नंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स फॉर प्रपोज्ड, जो हुआ नहीं क्योंकि अभी भी अपने पास 30 ही स्ट्रक्चर खड़े, 28 बिल्डिंग्स, 1 मस्जिद आपका एंड 1 इज कमर्शियल यूनिट, और दैट्स इट। तो ये लेआउट का मैंने आपको 2005 का लेआउट एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हुए ये आपका ओसी का डेट है, कौन से प्लान में कौन सा क्या है, फाइल नंबर के साथ ओसी अपने को मिल चुका है। ये ओसी दिखाने का एक कारण है जो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में समझ में आएगा कि ओसी मिल गया है तो उसका क्या आपको फायदा था वो चीज का। अच्छा, ओसी नहीं भी आया रहता ना तो भी आपको डीम कन्वेंस मिल जाता था। एक जीआर उन्होंने पास किया हुआ है कि जो भी बिल्डिंग का ओसी नहीं आता है लेकिन उसका प्लान सैंक्शन है, आईओडी है, उसका सीसी है और मेंबर्स का सोसाइटी फॉर्म्ड है, तो वो सोसाइटी को कन्वेंस मिलना चाहिए। 30 का ओसी लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके फाइल है, फाइल नंबर के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ओसी डिलीवर्ड है अपना। अभी अपन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट की जो बात करते हैं, तो अपना जो प्लॉट एरिया है टोटल, इसमें 2 चीज का ध्यान रखना आप। एक प्लॉट एरिया के हिसाब से एफएसआई अपना हो रहा है और एक दूसरा इसमें माइनस किया हुआ है रोड और एक माइनस किया हुआ है आरजी, क्योंकि वो आरजी और रोड का माइनस क्यों किया हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेनेशन आएगा आगे। टोटल प्लॉट एरिया था आपका 6858.673। ये फिगर बहुत कॉमन है क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में आपका वही फिगर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट है, नेट प्लॉट एरिया सैंक्शन प्लान के हिसाब से सबसे पहले प्लॉट एरिया हाथ में कितना है वो लोग लिख देते हैं, 6858.673। इसमें डिडक्शन होता है सेटबैक एरिया। जैसे अभी ये यहाँ का रोड बड़ा था, वो था 27.45 स्क्वायर मीटर, तो रोड देना पड़ता है डीएलएच को। आपने जब रोड दिया तभी आपका ओसी आया है, वरना ओसी भी नहीं आता था। वो सीटीएस नंबर पे ऑलरेडी बीएमसी का नाम चढ़ गया हुआ है, तो आपका हैंड ओवर हो चुका है, इसीलिए आपका यहाँ पे ओसी डिलीवर हुआ है। तो ये हैंड ओवर हो गया।
अभी बैलेंस प्लॉट एरिया फॉर लैंड एंटाइटलमेंट 65,222.068 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट। ये एक फिगर माइंड में रखिए। अभी इसमें देखिए ये रिक्रिएशनल ग्राउंड 15%, मतलब ये जो एरिया है उसका 15% कितना होता है 9783.90। तो इन फिजिकल इन प्रेजेंस आपका वो वहां पे उसने आरजी एरिया छोड़ा हुआ है, मतलब ये गार्डन का आप टोटल एरिया करोगे तो इतना एरिया आएगा आपको 9783 स्क्वायर मीटर्स, 94 स्क्वायर मीटर्स, 9700। ठीक है। अभी इसमें एक इंटरनल लोड भी दिख रहा है। इंटरनल लोड जो मैंने आपको दिखाया था सीटीएस प्लान में, उसका मीटर है 4516.621 स्क्वायर मीटर्स, 4500 समथिंग। ये सैंक्शन प्लान में एरिया दिया गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्लस इसमें सेटबैक आ गया, इसमें डीपी रोड आ गया, 14,020.60 डीपी रोड था। तो क्या होता है बीएमसी को जब बिल्डर हैंडओवर करता है ना, तो उसका जो एफएसआई और टीडीआर रहता है वो भी उसको यहाँ पे उसका फायदा मिलता है, क्योंकि बीएमसी कैश सामने डेवलपर को नहीं देती, बट इन टर्म्स ऑफ हैंडिंग ओवर द रोड टू द बीएमसी अथॉरिटीज, रोड वाइडनिंग का डीपी रोड था डेवलपमेंट प्लान का, तो हैंडओवर देना ही पड़ता है। तो वो देने से उसका जो एंटाइटलमेंट रहता है वो मिलता है डेवलपर को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और वो कंस्ट्रक्शन करके आपका ओसी डिलीवर्ड स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अभी जो टोटल परमिसेबल फ्लोर एरिया है वो है 65,875.11। अपन ने जो अपना 65 ये जो एरिया था टोटल, उसमें से डिडक्शन किया, आरजी एरिया डिडक्शन किया और इंटरनल लोड डिडक्शन किया, प्लस सेटबैक एरिया डिडक्ट किया, प्लस अपन ने जो बड़ा 27.04 स्क्वायर मीटर्स का रोड डीपी रोड के लिए जो हैंडओवर दिया, उसमें अपना 14,000 मीटर समथिंग जमीन गया हुआ है। तो टोटल अभी इतना बचता है उसमें 65,875.11। अभी ये जो एरिया है, अभी आगे अपन बात करते हैं एफएसआई कितना कंजम्पशन किया हुआ है। तो बिल्डअप एरिया आपका जो सैंक्शन प्लान के हिसाब से मैंने जैसे बताया, बिल्डअप एरिया मतलब क्या कि जितना आपका एफएसआई कंज्यूम हुआ है उतना। तो अल सफा की बात करते हैं 8A12, अल सफा में टोटल है 3230.118। This is after all the deduction. I'm telling you, sir. This is as per sanction plan, the FSI consume the build-up area of your sanction plan. अल सफा में एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सोसाइटी का नाम साथ में बोल रहा हूँ मैं आपको कि फर्स्ट है, इसलिए अल सफा CHS लिमिटेड का बिल्डअप एरिया एज पर सैंक्शन प्लान ऑफ 1997 इज 3230.118। आगे बढ़ते हैं। जो अपना डिडक्शन होने के बाद जो टोटल बिल्डअप एरिया हो रहा था वो था अपना, अभी मैंने जो लास्ट फिगर बताया वो 65,929.81। डिडक्शन होने के बाद सभी चीज का आरजी एरिया डिडक्शन, इंटरनल लोड डिडक्शन, डीपी रोड डिडक्शन करने के बाद जो परमिसेबल एफएसआई था टोटल बिल्डअप एरिया वो इतना हो रहा है टोटल। अभी परसेंटेज किया हुआ यहाँ पे देखिए। परसेंटेज में क्या होता है, ये जो टोटल एरिया है 65,929.81 जितना परमिसेबल बिल्डअप एफएसआई था सैंक्शन प्लान के हिसाब से, तो अल सफा का जो 3230.118 स्क्वायर मीटर बांधा, तो टोटल एरिया जो है 65,929, उसमें से कितना परसेंटेज आता है, ये जो 3230 मैंने एफएसआई कंजम्पशन किया हुआ है, सो दैट परसेंटेज इज कमिंग टू 4.89% ऑफ माय एंटायर लेआउट। एंटायर लेआउट में दो चीज माइनस किया हुआ है अपन ने, इंटरनल लोड माइनस किया हुआ है और आरजी एरिया माइनस किया हुआ है, उस पे भी आ रहा हूं मैं। अभी मैं अल सफा की बात कर रहा हूँ। सेटबैक तो ठीक है, वो कवर अप हो गया वो। अभी इंटरनल लोड आपके हाथ में, वो सेटबैक बीएमसी को गया, वो बिल्डर ने फायदा ले चुके हैं, तो उसका फायदा अभी सोसाइटी को दूसरी बार बीएमसी वाला नहीं देता है। आपका इंटरनल लोड आपका है, तो अल सफा का आपका जो परसेंटेज हो रहा है 4.89। अभी 4.89% इस पे आते हैं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, समझने में भी इजी है, समझाने में भी इजी है, आपको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। लैंड एंटाइटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेट प्लॉट एरिया, सब माइनस करने का जो नेट प्लॉट एरिया रहता है अपना, तो नेट एरिया प्लॉट इनटू परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया 50921 इंटू 4.89 करते हैं, तो टोटल आपका जो अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनल शेयर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा ऑफ द एफएसआई कंज्यूम्ड इन योर बिल्डिंग आउट ऑफ द लार्जर लेआउट। वापस कहता हूँ
आपका जो शेयर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट है, अनडिवाइडेड शेयर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट है, वो कैसे अपन ने डिराइव किया। आपने जितना पूरे लेआउट का प्लॉट एरिया है उसमें से माइनस करेंगे अपन रोड और माइनस करेंगे अपन आरजी, तो आपका जो एफएसआई कंजम्पशन किया गया हुआ है वो एफएसआई कंजम्पशन के हिसाब से आपका अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट बना। अभी आप कैसे डिराइव करोगे कि मेरा इतना ही एरिया है, तो जो एफएसआई आपने कंज्यूम किया हुआ है उसको हम कहते हैं प्रोरेटा बेसिस। सभी बिल्डिंग ने किया हुआ है, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, तो प्रोरेटा बेसिस पे जिसका जितना हक है उतना ही हक उसको मिलेगा सैंक्शन प्लान के हिसाब से। तो इसमें जो हुआ तो आपका नेट प्लॉट एरिया में आया 2494.64 स्क्वायर मीटर्स प्लॉट एरिया में। आपने कंज्यूम भले ज्यादा किया हुआ था, कंजम्पशन किया था, लेकिन वो कंजम्पशन का एरिया कभी भी लैंड एरिया नहीं रहता है। जो 3230 था वो आपका जमीन का हक नहीं है उसमें, वो आपका सिर्फ सैंक्शन प्लान के हिसाब से आपका बिल्डअप एरिया है कि आपने उस पर कितना कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अभी वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अल-सफा का लैंड में एंटाइटलमेंट जो आ रहा है वो 2494.64 स्क्वायर मीटर्स आ रहा है। अभी प्लस मैंने बताया था दो चीज और, आरजी एरिया और इंटरनल रोड एरिया। तो इंटरनल रोड एरिया में अपन ने जो 4500 मीटर का इंटरनल रोड पकड़ा था सर, उसमें वो परसेंटेज जैसे वो परसेंटेज आया 4.89, वो इंटरनल रोड में भी परसेंटेज आएगा और आरजी में भी आएगा। तो इंटरनल रोड जो आपका 4516 मीटर 4516 मीटर का है उसका परसेंटेज इंटू किया, तो अल-सफा का इंटरनल रोड में 221.26 स्क्वायर मीटर्स इंटरनल रोड में भी हक बनता है। अभी करते हैं आरजी की बात। आरजी का टोटल एरिया मैंने आपको बताया था 9783, बराबर है, याद है कि नहीं सबको? 9873 का जो आरजी का एरिया बताया था वो आरजी में भी अल-सफा का 4.89% हक बनता है, वो हक कोई छीन नहीं सकता। तो वो टोटल एरिया होता था 479.31 स्क्वायर मीटर्स। तो आपका तीनों हक आ गया, एक जमीन में हक आ गया आपका। जमीन में हक कैसे आया? जितना एफएसआई आपने पूरे लेआउट का कंज्यूम किया हुआ है उसके प्रोरेटा बेसिस पे अनडिवाइडेड शेयर राइट टाइटल इंटरेस्ट आपकी सोसाइटी को कन्वे मिल गया। दूसरा आपका इंटरनल रोड जो है वो भी आ गया। तीसरा जो आरजी में 15% आरजी लेआउट का दिखाया होता वो आरजी में भी आपका हक लग गया। तो तीनों चीज में जब आपका हक लग गया और आपका नाम जो प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ेगा वो परफेक्ट फिगर के साथ चढ़ेगा, तो फिर उसमें इशू क्या है, दिक्कत क्या है? जब सब सही अपन करने बैठे हैं, हम करेक्ट फिगर्स के साथ गवर्नमेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर रहे हैं, हम एक करेक्ट सबसे पहले कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि जो सैंक्शन प्लान है वो 1997 का है, दूसरा सैंक्शन प्लान 2005 का है आपका। तो जो सैंक्शन प्लान में एरिया दिया गया हुआ है, आपका जो सैंक्शन प्लान है वही एरिया हम लिख रहे हैं। जो बिल्डअप एरिया था उसका हम लोगों ने लैंड एरिया में डिवाइड किया, तो वो बेनिफिट मिल गया आपको। जो आरजी का एरिया था, जितना एफएसआई कंजम्पशन किया वो आरजी में आपने हक ले लिया। आपका जो इंटरनल लेआउट रोड है वो हक मिलना था, वो मिल गया आपको। टोटल एरिया आपका टैली हो रहा है, कुछ 19-20 नहीं है। लेकिन फिर भी सोसाइटी वाले सोचेंगे अरे नहीं, हमें तो ये बाउंड्री हमारी है, क्योंकि इतने साल से हम लोग 30-35 साल से एंजॉय कर रहे हैं। वो बाउंड्री सिर्फ दिखावे के लिए वहां पे रखा हुआ है, सेफ्टी के लिए, ताकि ये सोसाइटी वाले इसमें ना आए, ये सोसाइटी वाले इसमें ना आए। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम है कुछ सोसाइटी में, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ओनली फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो आगे बढ़ते हुए ये मैंने आपको पूरा एफएसआई का चार्ट समझाया मैंने आपको। मुझे लग रहा है कि मैं काफी क्लियर था वो चीज पर, और मेंबर्स को काफी समझा है, क्योंकि मैंने वो चीज 2-3 बार रिपीट किया आपके लिए। अभी अपन मैंने कवर अप कर दिया है आपका लेआउट, मैंने कवर अप कर दिया है आपका एफएसआई कंजम्पशन, मैंने कवर अप कर दिया आपका लैंड में एंटाइटलमेंट, आपका आरजी में एंटाइटलमेंट और आपका इंटरनल रोड में एंटाइटलमेंट। अभी कौन सी सोसाइटी का ऑर्डर मिला है अपने को, और वो 2012 में मिला था। वो 2010-11 में सिर्फ कन्वेंस तभी स्टार्ट हुआ था सर। मैं वो डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ 2013 से। मैं 200+ सोसाइटी का कन्वेंस ले चुका हूँ। लेआउट में हमारी मास्टरी है, क्योंकि लेआउट का पूरा स्टडी लगता है। हम जब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स पे, हम जब तक एक्चुअल फिगर पे नहीं ठोस खड़े रहते हैं, तब तक हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए गए थे, यहाँ पे मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बताया गया था मेंबर्स को एक्सप्लेन करना है अभी सभी चीजें को।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ और विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कुछ हमें में बात करने जैसी बात नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल एडवोकेट, आई डोंट लाइक टू मेक ब्लंडर्स। ये आपको कुछ झूठ बोलना, झूठ इंफॉर्मेशन देना, वैसा कुछ भी नहीं है। तो फेडरेशन का रोल इसीलिए क्लियर था कि अपन मेंबर्स के सामने ये चीज रख देते हैं, खुलासा कर देते हैं कि आपको किस हिसाब से क्या करना चाहिए। अभी 10 ऑर्डर की बात करते हैं जो सोसाइटी अपने ए प्लॉट के मेजर है। मेरे पास पूरा लिस्ट है, मेरे पास पूरे सबके ऑर्डर भी है 10 के 10। सुभाष पाटिल सर ने ऑर्डर पास किया हुआ था और इत्तेफाक हुआ, उन्होंने सुभाष पाटिल सर का मुझे सिर्फ ऑर्डर दिखाया। मैंने बोला मैंने प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। मेरे अभी ऑन पैनल पे 2 ऑफिसर्स है, एक सुभाष पाटिल सर और एक नरेंद्र निकम। उनका जो भी लीगल काम है वो सब मैं करता हूँ। वाशी में रहते हैं, नवी मुंबई। 2015 में सर रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन हमारे साथ एसोसिएशन में है। हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट अंधेरी ईस्ट में है, वर्मा नगर में। वहाँ पे हम लोग वो एज ए लीगल कंसल्टेंट है और मैं वहाँ पे सोसाइटी का एडवोकेट हूँ, जो लिटिगेशंस वगैरह सब देखता हूँ मैं। 350 मेंबर की सोसाइटी और 33,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है वो। तो सुभाष पाटिल सर और नरेंद्र निकम भी डीडीआर रिटायर्ड है, 2015 में उनका रिटायरमेंट हो गया। तो हम लोग साथ में उनका हंस का वो कंसल्टेंसी है, तो उनका सब लीगल काम मैं देख रहा हूँ इतने साल से, क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशन 2013 से है। अब 11 साल उसके रिलेशन के उनके साथ मेंटेन किए हुए। तो मेरे फॉर्म में साथ में ही है, हमारे साथ में ही है, हमारे लॉ फॉर्म में। 10 ऑर्डर की बात करता हूँ। सुभाष पाटिल सर ने जो ऑर्डर पास किया हुआ था आपका 10 सोसाइटी का, उसमें क्या एरिया लिया उस पे आता हूँ मैं, और उसमें क्या मिस्टेक था उस पे भी आता हूँ। आपको एक रिक्वेस्ट है कि बुरा मत मानना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के टाइम में मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली किसी को कुछ एलिगेशन करने में यहाँ पे नहीं कुछ बोलूँगा। मुझे पता भी नहीं है आप कौन से मेंबर्स कौन सी सोसाइटी से हो। तो ये जो एप्लीकेशन आपने किया हुआ है, इसका जो ऑर्डर लाया हुआ है, तो सबसे पहली चीज एक कॉमन सेंस है, थंब रूल है ये चीज का, मोफा का, कि ये जो लेआउट है, लेआउट हो गया। लेआउट में दूसरी भी सोसाइटीज है, दूसरी भी सोसाइटीज का एफएसआई उन्होंने कंजम्पशन किया हुआ है, दूसरी भी सोसाइटीज का रोड पे एंटाइटलमेंट है, दूसरी भी जैसे अलसफा का है वैसे दूसरी सोसाइटीज का आरजी में है। आपका पूरा 330 स्ट्रक्चर का लेआउट में भी हक है, आरजी में भी हक है और इंटरनल रोड में भी हक है। तो आपको सभी को पार्टी बनाना चाहिए। वो जो 2010 में आपका जो 12 में एप्लीकेशन हुआ है, सुभाष पाटिल सर ने जो ऑर्डर पास किया हुआ है, तभी नया था। फेडरेशन के रूल्स नहीं, फेडरेशन और लेआउट का रूल्स रेगुलेशंस इतने क्लियर नहीं थे। आज भी मोफा में जजेस थोड़े डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड, लेकिन हमको उसको दिखाना पड़ता है कि हाई कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये गाइडलाइंस दिया था, हमको उसको क्लैरिटी देना पड़ता है। तो जब क्लैरिटी रहता है तो ऑर्डर फेवर में आता है। तो लेआउट के आरजी में जैसे वो थंब रूल है कि जैसे जितना एफएसआई कंजम्पशन किया गया हुआ है उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलना है, उसके ऊपर आपका कुछ भी नहीं है। मैं आ रहा था ऑर्डर पे, तो ऑर्डर में आपने पार्टी नहीं बनाया सभी को, ऑर्डर पास हो चुका है आपका, लेकिन मैं शॉक था कि 12 साल से किया क्या ऑर्डर लेने के बाद। 2012 में ऑर्डर आ गया है तो फिर आपको 1 साल का टाइम था, आपका रजिस्ट्री होकर प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम आ जाता था। अभी 10 सोसाइटी का जो ऑर्डर आया था उसमें से बात करता हूँ, सब पूरा लिस्ट है, नाम दे देता हूँ मैं आपको। नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। अल मदीना एरिया था 20, कोई बैठा है तो सुन ले। अल मदीना का एरिया उसने मांगा हुआ था, इनफैक्ट ऐसे रखता हूँ तो आपको भी दिखे। अल मदीना का मैंने पूरा लिस्ट बनाया 10 ऑर्डर का, 13 हो रहा है टोटल मॉस्क्यू के साथ से। पीछे 2 जन भी आए थे, अल मरवा था, अल मुन्ना था, अल खैबा था। उसमें क्या इशू है उस पर भी आता हूँ मैं, ऑर्डर के साथ बात करता हूँ। अल मदीना की बात करता हूँ तो 2040.42 आपने एप्लीकेशन में मांगा है, आपको मिल गया, लेकिन वो आपका एरिया है ही नहीं, गलत एरिया है आपका। आपका एक्चुअल एरिया कितना है? ये जो 240464 आपका जमीन में हक लगता है, 221.26 आपका इंटरनल रोड में हक लगता है, और 471.31 आपका आरजी में हक लगता है। तो तीनों मिला के टोटल एरिया हो रहा है आपका 3195.22 स्क्वायर मीटर्स, और आपको मिला कितना है 2040.42। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1154.8 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। अब ये गया किधर? आसमान का गया, जमीन का गया।
तो गलत एरिया था असल में। कहने का मतलब ये था एप्लीकेशन ही गलत था, मतलब डिमांड गलत था। डिमांड गलत था, क्योंकि तभी किसी के पास आइडिया नहीं था ना कैसे क्या करना है, नॉलेज नहीं थी। कोई वांधा नहीं, जागे धरने से सवेरा। तो सेकंड की बात करते हैं, अल कुबा 1692.33 मार्क। मैं सभी का ले लेता हूँ क्योंकि कभी सभी मेंबर्स बैठे हैं। 1692 पूरा डिटेल नंबर्स पढ़ के फायदा नहीं है, वो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो कैसे क्या सुधरना है? नहीं क्या मालूम है मालूम है ना, बस ये सुनना था। हाँ, ये वो सुनना पता था। है सब। सॉरी एक दो पढ़ लो। हाँ सर एक मिनट, उसका रीजन भी मैं बता दूं आपको। जिस वक्त ये फाइल हुआ था नॉमिनेशन, नहीं जिस वक्त फाइल हुआ था तो उस वक्त जो इंटरनल बाउंड्रीज जो बनी हुई है वही लिया गया और उसी को वो अप्रूव किया गया। थोड़ा आप लेट आए थे सर, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था आपको। 2 मिनट जिस दे दूं कि जो बाउंड्री है आपका लैब, तो ये आपका बाउंड्री का फेंस एरिया ऐसा नहीं आपको मिलना चाहिए। Correct. आपका जितना एफएसआई कंजम्पशन किया हुआ उसका अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनल शेयर राइट एंड इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा बेसिस ऑफ द एफएसआई कंज्यूम ऑफ द लार्जर लेआउट। लार्जर लेआउट के साथ आपका इंटरनल लोड भी आ गया और आपका आरजी भी आ गया। ये मेंबर्स को मैं 3 बार 4 बार रिपीट कर चुका हूं, लेट आए शायद से। तो अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनल शेयर प्रो रेटा बेसिस ऑफ एफएसआई कंजम्पशन, तो ये अपने सामने फिगर्स है और वो सैंक्शन प्लान के हिसाब से फिगर्स है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो ऑर्डर्स आपके आ गए, तो अभी एक मॉस्क का भी इशू जो ये आ रहा है मस्जिद का, मेरा पहला स्टेटमेंट ये था कि सबसे पहले वो ट्रस्ट है और मॉस्क है, अपना प्रेयर हॉल है, तो 1 इंच भी उसका, आप 1 फुट तो छोड़ो, 1 इंच भी मैं उसका ये नहीं करने वाला हूँ, मिसमैच नहीं होएगा। वो सबसे पहले मेरा सही होगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में सब चीज पैरेलली बढ़ने वाली है। अभी मॉस्क में क्या है, उनका एरिया लिखा हुआ है, डिमांड जो उन्होंने किया है बिल्डअप एफएसआई स्क्वायर मीटर लैंड, उन्होंने जमीन का एरिया दिखा दिया है 1028.13 स्क्वायर मीटर्स। वो जमीन का राइट नहीं है उसका, उसके प्लान के हिसाब से उसका बिल्डअप एफएसआई है। अभी जो अपना फर्क आ रहा है ना, हमने पूरा सब लेआउट स्टडी किया तो सिर्फ 6 मीटर का ही फर्क आ रहा है। हमें सोसाइटी वाले को मॉस्क या वक्फ बोर्ड या ट्रस्ट का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमारा उनको कुछ चाहिए, लेकिन एक सिंस हमारे लेआउट में है और अपने प्रेयर्स हॉल है, तो अपना एक जिम्मेदारी बनता है कि अपन उसको सही करें। तो उसका अभी मॉस्क का टोटल एरिया उसका भी 797.97, 70.77, 153, तो टोटल हो रहा है 1022.06 स्क्वायर मीटर। तो वो एरिया उनके डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है वो बिल्डअप, वो लैंड एरिया लिखा हुआ है, लेकिन वो असल में लैंड एरिया नहीं है उनका, वो उनका सैंक्शन प्लान के हिसाब से बिल्डअप एरिया है। कितना कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। ये मॉस्क का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक अल मरवा की बात करते हैं। ऑर्डर आया हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, और एक अल्मुना साथ में था, उसमें रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्शन जो हुआ है तो उसका अपन जो सुधार करना है अपने को, तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके वो उसका एप्लीकेशन करके एरिया प्रॉपर करेंगे उसका अपन। दूसरी जो 8 सोसाइटी है, जो 10 में से 2 निकल गए, 8 सोसाइटी है, उसका सिर्फ ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर में एरिया करेक्शन है, तो उसको अपन एरिया करेक्शन और अमेंडमेंट को कहते हैं कोरिजेंडम। कोरिजेंडम मतलब एडिशनल, एक एडिशनल एफिडेविट वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कि हमारा 2012 का ये एप्लीकेशन है। और सही देखे तो वो एप्लीकेशन भी थोड़ा मिसलीडिंग और मिसकंसीव था, क्योंकि सभी दूसरी आजू बाजू की सोसाइटीज को पार्टी नहीं बनाया। अभी लेआउट का भी एक कायदा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि भले एक प्लान पे आपका 4 बिल्डिंग खड़ा हो, चारों रजिस्टर्ड हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, चारों को उसी हिसाब से कन्वेंस मिलता है, और तीनों को एक एप्लीकेशन करता है तो तीनों को पार्टी बनाना है, क्योंकि एक ही प्लॉट है आपका, तो आपको भी दूसरे सभी को पार्टी बनाना चाहिए था, जो अपने एप्लीकेशन में आपने नहीं बनाया हुआ है। तो वो ऑर्डर को अपन उसको रेक्टिफाई करेंगे एज एन बाय वे ऑफ कोरिजेंडम। नाउ मेंबर्स सोचेगा कि 2012 में ऑर्डर ले चुके, ये एडवोकेट साहब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कोरिजेंडम इसीलिए पर्पस 2 है, एरिया आपको रेक्टिफाई करना है और बाकी सब मेंबर्स को भी उसमें पार्टी बनाना है। और कोरिजेंडम से वो ऐड तो पार्टीज तो नहीं होगा, इट इज एज गुड एज, आई विल मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, इट इज एज गुड एज फाइलिंग अ फ्रेश एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि आपका काम हो चुका है 2012 में,
तो कहने के लिए वो ऑफिसर ने मुझे सीधे बोला, भाई 12 साल तो किधर सो रहा था। ऑफिसर लोग ऐसे कोर्ट में भी यही बोलते हैं, अपन जब अपना हक कुछ कोर्ट में के सामने रखते हैं तो कोर्ट ये बोलेगा इतने साल से आपको हक आपका मालूम था। लेकिन हमारा जवाब उसके सामने ये है कि हम लोग किधर सो रहे थे या हम लोग क्यों सो रहे थे। हमारा जवाब ये है कि नाउ वी आर कलेक्टिवली मूविंग अहेड। तो हमको भी रिसेंटली हमारे नॉलेज में आया, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज कि ये मिस्टेक हमारा अगर हुआ है जिसका हम रेक्टिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ गलत मांग रहे नहीं है। अभी जब कोरिजेंडम में आप भी जाओगे तो जो बाकी सोसाइटीज का कन्वेंस नहीं हुआ है, ये तो इतने का हुआ है, इतने का ऑर्डर है 13 का टोटल, अपना 1 से लेके पूरे 30 सोसाइटी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मैंने 30 का। एक्सेप्शन की बात कर रहे हो अल-मरवा और अल-मुना की, एक और एक्सेप्शन है अल-मुज़दलिफा, उसकी भी बात करते हैं। आता हूँ सर अल खैबर की भी आप बात कीजिए, बाकी सब तो रेक्टिफिकेशन में जाएगा, अल खैबर क्यों जाएगा, उसको तो ज्यादा मिला है। करता हूँ। मैंने ना वो उसमें मार्किंग करके रखा है, आ रहा उसमें ये कोरिजेंडम की अभी 3 सोसाइटी जो इसमें बाकी है ना, एक अल-मरवा का जो रिजेक्ट हुआ है उसका रेट पिटीशन फाइल करेंगे अपन, अल-मदीना का कोरिजेंडम, अल-कुबा का कोरिजेंडम, अल-मुना का ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है उसका हाई कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा क्योंकि मतलब नहीं है, अल-रफत का कुछ नहीं हुआ है, ऑर्डर नहीं हुआ है। ये अल-मुज़दलिफा उसका पीआर कार्ड में नाम चढ़ चुका है लेकिन एरिया गलत है उसका, तो अभी प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ चुका है और वो 10 सोसाइटी में से एक वो 3 स्टेप आगे बढ़ गया। वो आप लोग सिर्फ ऑर्डर लेके बैठ गए, वो सोसाइटी वाले एजुकेशन भी करवा लिए, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए, प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम भी चढ़ा लिए, लेकिन एरिया गलत है वो। तो एरिया गलत है तो उसके लिए वापस हाईकोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, एरिया को सुधारना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा हाईकोर्ट में से कि मिस्टेक अपेरेंटली अभी हमको ध्यान में आया है जब हम कलेक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं, सभी सोसाइटी का बैठ के हम लोग ने सैंक्शन प्लान के हिसाब से एफएसआई देखा, तभी हमारे ध्यान में आया और हम लोग उस हिसाब से वो डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो हाईकोर्ट आपको डांटेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं या खा नहीं जाने वाला है। वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, आर्किटेक्ट सैंक्शन प्लान देखेगा, जज है सैंक्शन प्लान देखेगा, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट देखेगा। अभी जब आर्किटेक्ट कोई सैंक्शन प्लान के हिसाब से अपने लेटर हेड पे कुछ लिखता है तो कुछ गलत नहीं लिखेगा कोई भी आर्किटेक्ट, तो उस हिसाब से वो ऑर्डर पास करेगा और पिटीशन में ऑर्डर पास होने के बाद उसका करेक्शन उसको करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है उसमें, सभी पार्टी बनेगा, डीडीआर भी पार्टी बनेगा, तो इट विल बी अ डायरेक्शन टू देम। और अभी जो 2 सोसाइटी की अपने बात की, अल खैफ में ऑर्डर कोरिजेंडम इट इज एज गुड एज न्यू एप्लीकेशन, अल नमीरा में अल मक्का, अल खैबर अभी एज पर एज एरिया एक्स्ट्रा उन लोग को एक्स्ट्रा एरिया मिल चुका है। कितना मिला है बताओ क्या? हाँ, उन्होंने क्लेम किया है 1331.68, उनका है 1269.20, तो 62 मीटर्स का फर्क है उनका। लेकिन क्या होता है, उन लोग ये लोग अल खैबर में जो लिखा हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन में कि 990, तो हम लोग सोच रहे हम लोग को तो 400 ज्यादा मिल गया है, अभी हम लोग क्यों आए? ऐसा नहीं है, वो गलत है आपका ऑर्डर, तो आपको आना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप सोचो कि हम लोग ऑर्डर लेके बैठ गए, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चढ़ गया, हम लोग सुकून से अपनी जिंदगी काटेंगे, अभी ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका बाजू वाला चैलेंज करेगा वो, आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके हक में से उसका राइट्स गया है, तो गलत है वो। और हम लोग यहाँ पे किसी का हक छीनने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे जो अपना एरिया है उसको रेक्टिफाई और करेक्ट करने के लिए बैठे हैं, उसको सही करने के लिए बैठे हुए हैं। अल खैबर की बात की, अल फतह की बात की, ऑर्डर आया कोरिजेंडम, अल हतीम में भी एरिया कम लिए इनफैक्ट उन लोग को तो पहले करवाना चाहिए। एरिया उनका है 1599.03 और असल में उनका है 2277.55, तो 678.52 का नुकसान है उन लोग का। तो नुकसान जब हो रहा है 600 मीटर मतलब, अच्छा 678 मीटर मतलब पूरा एक बिल्डिंग आ जाता है सर उसमें, 600 मीटर में, 600-700 मीटर में। तो ये जो उनका नुकसान है उनको समझाना है कि भैया आगे बढ़ो, इस हिसाब से जिसका ऑर्डर हो चुका है उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो ऑफिसर भी डीडीआर भी कुछ नहीं कर सकता है। जो आगे बढ़ चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पीआर कार्ड पे नाम हो चुका है, या जो ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है, तो रिजेक्शन के सामने इट इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर,
आपके पास एक ही ऑप्शन है अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुआ है और वायलेट हुआ है। एकदम क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली सभी मेंबर्स को मैंने आज यहाँ पे आपके सामने फिगर्स के साथ, एक्चुअल एरिया के साथ, लैंड एंटाइटलमेंट के साथ आपके सामने रख दिया है मैंने आपके सामने। अभी लास्ट चीज अपन बात करते हैं, ये असाइनमेंट जो हुआ है वो असाइनमेंट 2010 में हुआ है 23 मई 2010 खैरुनिसा बुखारी एंड 6 अदर लीगल हेड्स और डीएलएच को उसने जो असाइनमेंट दिया वो, तो आप सोचोगे कि डीएलएच वाला आता है कोर्ट में चैलेंज करता है, कंपनी है, पैसा है, बिल्डर है, नाम है, तो कुछ भी नहीं है वो मेरे लिए। क्यों? बिकॉज लीगली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको सुनिए उसको। लीगली डीएलएच वाले ने here stepped into the shoes of promoter. Promoter was who? बुखारी। बता दो आपको, जियाउद्दीन बुखारी जो प्रमोटर था वो। अभी टाइटल पे आते हैं, ये लास्ट है मेरा डॉक्यूमेंट। ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, डीड ऑफ असाइनमेंट जो हुआ क्योंकि आपके प्लॉट पे हुआ था। तो बुखारी को उसने जब डेवलप करने दिया था, बुखारी ने बांधा, बुखारी मर गया, उसके जो लीगल थे उसकी बीवी ने जो लैंड का बैलेंस एरिया था वो बैलेंस एरिया के लिए डीड ऑफ असाइनमेंट उसको दिया कि भैया तू यहाँ पे आ, ये लेआउट बना, ये लेआउट में जो रोड विद का एफएसआई है और जो लेआउट का बैलेंस एफएसआई है वो तो डेवलप कर। लेकिन मोफा रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं फुल स्टॉप भी लगता है, वो अनलिमिटेड जीते जी उसको बना नहीं कर सकता है। अरे जब आपका ओसी आ चुका है उसके पहले और ये जो इसके अंदर डेवलप कर रहा है तो कैसे वो पॉसिबल है वो चीज? तो उसका लीगल वर्ड ये है सर, सबका ओसी देखो 86, 87, 97, 97, 97, 96, 97 सबका ओसी आ चुका है। 2010 में आपका प्रमोटर बोलेगा कि अभी मेरी इच्छा है यहाँ पे और पोटेंशियल मैं बना सकता हूँ, मेरा एफएसआई बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको डीड ऑफ असाइनमेंट दे दूँ, तो कोर्ट है वो मोफा रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रमोटर का एंटाइटलमेंट खत्म हो जाता है वंस द प्रोजेक्ट इज ओसी डिलीवर्ड। एक बार उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, वो आज जीवन तक वो बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बना सकता है। जैसे अभी लेआउट में कल उठ के आरजी एरिया रीअलोकेट कर लेगा। अभी क्या हुआ था 2005 में भी जो कमिटी थी तो तभी भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था आपकी सोसाइटी में और आपने वो अमेंडमेंट के लिए अलाउंस दिया गया हुआ था, वो रेजोल्यूशन वगैरह भी कॉपी है। तो कमिंग टू दिस डीड ऑफ असाइनमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट सर, ये 23 मई को 2010 को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ है। खैरुनिसा बुखारी उसकी वाइफ, जियाउद्दीन की वाइफ और उसके 6 लीगल है क्योंकि वारस में मुस्लिम एक्ट के हिसाब से वारस में कंफर्मिंग पार्टी लिया है और डीएलएच ने असाइन नहीं था। उसने असाइनमेंट में क्या लिया है, पूरा 6858 5.76 स्क्वायर मीटर्स का बैलेंस एफएसआई जो लिया है वो प्लस रोड का एफएसआई जो है 140.20.60 स्क्वायर मीटर वो भी उसने लिया हुआ है। हालांकि किया उसने कुछ भी नहीं है, आरजी रीएलोकेट नहीं हुआ है, वहाँ पे 5 बिल्डिंग जो उसने प्रपोज किया था वो भी नहीं बना हुआ है क्योंकि ऑन लेआउट अभी भी 30 स्ट्रक्चर्स ही आपके, 28 रेसिडेंशियल, एक मस्जिद आपका और एक कमर्शियल यूनिट। तो अभी सबसे पहले हिस्ट्री, अभी लास्ट में आपको हिस्ट्री रिपीट कर देता हूँ मैं और कंक्लूड करते हैं अपन ये मीटिंग। ओएलडीसी पूरा लैंड ओनर था, उसके पास 17 लाख स्क्वायर यार्ड्स का पूरा जमीन था। वो ओएलडीसी सर्वे नंबर 41, पहले सीटीएस नंबर नहीं था अपने पूरे मुंबई शहर में, सर्वे नंबर और 7/12 से पूरा प्रॉपर्टी जाना जाता था। सर्वे नंबर 41 के हिसाब से विलेज वर्सोवा तालुका अंधेर पूरा जंगल ही था अपना, यहाँ पे अंधेरी वेस्ट पूरा जंगल था। तो ओएलडीसी को ये जमीन उसने, ये वाज द ओरिजिनल ओनर था। ओएलडीसी ने विनोद परशुराम महाजन को चीफ प्रमोटर ऑफ श्री स्वामी प्रसन्ना सीएचएस डेवलप दिया 17,000 स्क्वायर यार्ड्स के भाई टू डेवलप कर। एग्रीमेंट था 5 दिसंबर 1975 का, वो कर नहीं पाया। फिर सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट बना 8 फरवरी 1979। ओएलडीसी ने ओशिवरा लैंड डेवलपमेंट कंपनी ने विनोद परशुराम महाजन को बोला कि तू अभी 17 लाख डेवलप मत कर, तू सिर्फ 7 लाख डेवलप कर, बाकी 10 लाख मैं डेवलप करूंगा, ओएलडीसी ने बोला। फिर एग्रीमेंट हुआ था उनका 8 फरवरी 1979 में कि विनोद महाजन अभी डेवलप करेगा सिर्फ 6 लाख, 7 लाख में से 6 लाख स्क्वायर यार्ड डेवलप करेगा और लास्ट स्क्वायर यार्ड ओएलडीसी डेवलप करेगा। फिर वापस उन लोग के बीच में एग्रीमेंट बना था। अभी 25 मई 1979 ओएलडीसी, और ये इंपॉर्टेंट है,
कानूभाई आशाभाई पटेल, रमणीक भाई जी पटेल, बलेंद्र भोगीलाल शाह, आरके डेवलपर्स, ग्रांटेड टू डेवलप रेसिडेंशियल जोन ऑफ 1 लाख स्क्वायर यार्ड्स। तो आरके वालों को उन्होंने लाख स्क्वायर यार्ड डेवलप करने के लिए दिया। अभी आरके वाले के पास भी कैपेसिटी नहीं था, वो आपका जो अर्लियर प्रमोद था उसके पास भी कैपेसिटी नहीं था। वो आरके वाले ने फर्दर डेवलपमेंट राइट्स दिया जियाउद्दीन बुखारी को एज अ प्रमोटर फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग 50,000 स्क्वायर यार्ड्स। फिर दूसरा एग्रीमेंट बना उन लोग का सबका, जियाउद्दीन बुखारी को दूसरा 26,700 मीटर का प्लॉट वापस उसको डेवलप करने के लिए दिया। जियाउद्दीन ने प्लान डाला, आपका बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग सब कंप्लीट हो गया, ओसी डिलीवर्ड हो गया। फिर बीच में जैसे डीपी रोड का था तो कुछ भी एग्रीमेंट लगता था तो सप्लीमेंट एग्रीमेंट उन्होंने बनाया, फिर वो सप्लीमेंट एग्रीमेंट के एरिया उसमें ऐड करते थे वो लोग। तो उस हिसाब से जियाउद्दीन बुखारी became entitled to develop, he was having only development rights to develop 685.76 स्क्वायर मीटर। ये जो फिगर है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका इंडिविजुअल जो यूनिट आपने परचेज किया है वो डॉक्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये फिगर आपका सैंक्शन प्लान में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर आरके जो था वो पहले पार्टनरशिप था 3 जन का, फिर 2 पार्टनरशिप निकल गए तो एक ही पार्टनर रह गया रमणीक भाई जी पटेल। फिर लेआउट जो 1980 का था मिल्लत नगर लेआउट के नाम से, 1980 का जो फर्स्ट लेआउट उसने सैंक्शन किया था वो मिल्लत नगर लेआउट के हिसाब से तभी नाम उसको दे दिया था, वो जाना जाता था। जियाउद्दीन ने प्रपोज किया 28 बिल्डिंग, एक कमर्शियल, एक मस्जिद एंड कंप्लीटेड ऑल बिल्डिंग्स, उसने बिल्डिंग बनाए यहाँ पे। फिर क्या हुआ, बुखारी मर गया। बुखारी मरा 21 अप्रैल 1993, बिल्डिंग बनाने के बाद एक्सपायर। और ओसी का तो क्या प्रॉब्लम था आपको भी मालूम है, वो आपकी बिल्डिंग में। फिर 10 जून 1993 जो रमणीक भाई थे आरके डेवलपर वाले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जियाउद्दीन बुखारी की वाइफ को राइट्स दिया और कंफर्म किया कि मैंने जो जियाउद्दीन बुखारी को राइट्स दिया था वो उसकी वाइफ को भी मैं राइट्स दे रहा हूँ। तो उससे आरके से वो जियाउद्दीन बुखारी की वाइफ को मिला राइट्स। डॉक्यूमेंट था 10 जून 1993। के साल में एमसीजीएम ने एक म्युनिसिपल रिटेल मार्केट यहाँ पे सैंक्शन किया गया हुआ था और वो डेवलप किया था खैरुनिसा बुखारी ने। मतलब वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको जो जमीन में राइट्स मिला डेवलप करने के लिए तो उसने डेवलप किया हो, क्योंकि उसको 93 में आरके डेवलपर से राइट मिला था। खैरुनिसा एंटाइटल्ड टू डेवलप एंड एक्सप्लॉइट एफएसआई टीडीआर एंड कमर्शियली मटेरियलाइज द सेड प्रॉपर्टी। अभी ये जो डॉक्यूमेंट हुआ उसका 10 जून 1993 को, तो बुखारी के बदले उसकी वाइफ के पास राइट्स आ गए कि पूरा प्लॉट का जितना भी कमर्शियली एक्सप्लॉइट होता है एफएसआई प्लस रोड का हैंडओवर का एफएसआई जितना भी होता है तो उसके पास राइट्स आ गया उसकी वाइफ के पास, खैरुनिसा के पास। फिर एक लास्ट अमेंड प्लान हुआ आपका 2 नवंबर 2005 को एमसीजीएम व्हिच इंक्लूड द एफएसआई इंक्लूसिव ऑफ इंटरनल रोड्स एडमिशनिंग 5480.5484 स्क्वायर मीटर्स अलाउड टू बी कंज्यूम्ड। इंटरनल रोड का जो अपन जगह छोड़ देते हैं ना तो उसका जो एफएसआई जनरेट होता है ना वो प्रमोटर को मिलता है, जो आरजी एरिया जो अपन छोड़ते हैं वो। तो वो अमेंडेड में उसको जो 9 मीटर का रोड उसने 12 मीटर का रोड किया, तो रोड का जो एफएसआई से जनरेट हो रहा था उसका उसने वो भी लिया। रमणीक भाई पटेल जो थे ना वो अपने मिल्लत नगर में भी थे एज ए प्रमोटर और यमुना नगर में भी थे एज ए प्रमोटर। तो ये जो बीच का रोड गया तो आधा एफएसआई इधर भी गया रहेगा उधर भी गया रहेगा, तो उसका जो एफएसआई कंजम्पशन था वो एमसीजीएम के हिसाब से हुआ है, उसने अपने डिसीजन के हिसाब से उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है। फिर रमणीक भाई ने हाईकोर्ट में 2008 में एक सूट फाइल किया हुआ था और उसका ऑर्डर आया है, डिग्री आया हुआ है, तो वो ऑर्डर में उसको पूरा 2 लाख स्क्वायर यार्ड्स का राइट्स मिला डेवलप करने का रमणीक भाई को। और एफएसआई ऑफ द डीपी रोड, जो डीपी रोड का एफएसआई था 244.1160। तो ये आरके डेवलपर उसकी वाइफ बुखारी की वाइफ खैरुनिसा के पास पूरा एंटाइटलमेंट आ गया डेवलप करने का। तो डीएलएच वाला एंटर आया, डीएलएच वाले ने उसकी वाइफ को अप्रोच किया और ये डीड ऑफ असाइनमेंट किया। डीएलएच वाले ने बोला ये लैंड पूरा जो भी अभी बैलेंस एफएसआई है वो मैं लेता हूँ, लेकिन जब एक बार डीएलएच हैव स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ बुखारी प्रमोटर, तो ही इज आल्सो एज गुड एज प्रमोटर। अभी डीएलएच आगे किसको देगा तो उससे भी अपने को ही लेना है,
दोनों को अपन पार्टी बनाएंगे वहाँ पे, बिकॉज बोथ आर नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज, अफेक्टेड पार्टीज है, तो उन लोगों को पार्टी बनाएंगे। तो ये हिसाब से पूरा मैंने आपको स्टार्ट से फिनिश आपका पूरा लेआउट का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। अभी अपने को करना ही है कि जो 8 मेंबर्स का ऑर्डर आ चुका है उसका कोरिजन हम कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन कर देते हैं, एज गुड एज न्यू एप्लीकेशन है वो पूरा। तो इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग जो दो ऑर्डर द एग्जिस्टिंग कन्वेंस या न्यू एप्लीकेशन अगर हम फाइल करते हैं तो अभी जो अभी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है it will affect that? No, we will mention that order that this was been obtained already. It is a quasi judicial order passed by this, so it is for saying purpose it is corrigendum, but corrigendum is as good as new application. मैं ऐसा समझा रहा हूँ आपको। But that will remain in of course. That will remain in course, वो उसमें आपके जो नया ऑर्डर आएगा उसमें भी मेंशन किया हुआ रहेगा। और अभी जो 2 ऑर्डर रिजेक्ट हुए आपके अलमरवा और तो उन्होंने वही लिखा है कि 2014 में कम एरिया लिखा हुआ था, अभी इन लोग ज्यादा एरिया के साथ आए हैं, तो सोसाइटी खुद श्योर नहीं है कि भाई एरिया कितना है। तो वो चीज एक ध्यान में रखने वाली चीज है। 2022 का ऑर्डर है, कैलाश जेवले ने पास किया था। वो कैलाश जेवले डीडीआर इधर बैठा है दादर, अभी यहाँ पे जो ऑफिसर बैठा है वो राजेंद्र वीर बैठे हुए हैं, जो चेंज होता रहता है ना 3 साल में होता है। तो इस हिसाब से पूरा लेआउट मैंने आपको समझाया, पूरा एफएसआई समझाया, आपका डीड ऑफ असाइनमेंट समझाया है। आपके एप्लीकेशन में सभी सोसाइटीज को पार्टी बनाना है। आपको सभी जो आपके प्रीडिसेसर इन टाइटल है, प्रीडिसेसर इन टाइटल मतलब आपके पहले वाले जितने भी ओनर्स है वो सबको आपको पार्टी बनाना है, तभी जाके वो परफेक्टली टाइटल उनके पास से आपके हाथ में आएगा। वो नो डाउट लैंड ओनर विल ऑलवेज बी द OLDC कंपनी, बट द प्रमोटर्स वुड बी द चेन जो आते गया। वो परशुराम के पास से आरके से बुकारी से उसकी वाइफ से DLH, ये पूरे को रिसाइकल जैसे मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो सभी अपने एप्लीकेशन में जिक्र किया गया हुआ रहेगा। वो एप्लीकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा और उस हिसाब से वो ऑर्डर पास होगा आपकी सोसाइटी का। एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला कि भाई DLH और RK डेवलपर्स ये दोनों we have to make them the party, yes, because they're in the chain of promoters, ठीक है। अब जो कुछ भी हम यहाँ पे देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लीगली मैंने पढ़ा नहीं, I'm being very transparent. Please. How easy it is going to be अगर I'm from आंसरवाद, अगर मैं अप्लाई करता हूँ फिर जाके आपके पास, ठीक है, how easy it is going to be और how obstructive it is going to be कि भाई वो ऑब्जेक्ट करेंगे, भाई नहीं ये आपका राइट नहीं, ये मेरा राइट है, मैं इसमें यहाँ पे आपको जो है कन्विंस लेने नहीं दूंगा। एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है सर आपका। इसमें मोफा रूल्स एंड रेगुलेशंस में थंब रूल ऑलरेडी है, ओसी का प्रोजेक्ट ओसी डिलीवर्ड है, और आप क्या मान रहे हो, आपका जो जमीन का हक है अनडिवाइडेड पोर्शन, वही चीज़ अपन मान रहे हैं। अपन कहाँ DLH की दूसरी प्रॉपर्टी में या उसका कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी पे उसको अटैक कर रहे हैं या उसकी कुछ पर्सनल जायदाद उसके पास मांग रहे हैं। अपन यहाँ पे क्या मांगने बैठे हैं, मोफा रूल्स एंड रेगुलेशन हिसाब से अपनी जो हक की चीज़ है वही अपन मांग रहे हैं, कुछ गलत नहीं मांग रहे। तो जज डिनाई करेगा तो उसको डिनाइल का ग्राउंड चाहिए। आप वर्क बोर्ड को भी पार्टी बनाओगे, ट्रस्ट पिक्चर में आ जाता है, लेकिन वो सब अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ यू फेल टू डिस्क्लोज इवन अ सिंगल इन्फॉर्मेशन, तो एप्लीकेशन आपका 100% रिजेक्ट होने वाला है। मैं अभी बोल देता हूँ आपको, लेकिन हम कुछ भी छोड़ रहे नहीं है, हम एक भी लूपहोल या एक भी लैकुना छोड़ रहे नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ, मैंने बोला था पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे फैक्ट्स फिगर्स के साथ, अपन डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये हमारा ये जो बोले वो जो DLH का डीड ऑफ असाइनमेंट है उसके हिसाब से उसका भी तो क्लेम है ना इस पर। हम हमारे एरिया पे क्लेम कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो क्या क्लेम कर सकता है और करेगा? सर अगर 2 चीज का चैलेंज हो सकता है इसमें, एक क्रिमिनली चैलेंज हो सकता है, एक सिविल चैलेंज होता है। अभी जब सिविल आता है ना, तो कोई भी बिल्डर या लैंड ओनर को फांसी नहीं मिलने वाली है कि भाई आपने कन्वेंस क्यों नहीं दिया या आपने सोसाइटी फॉर्म क्यों नहीं किया। लेकिन सोसाइटी फॉर्म करना आपका अधिकार है। अगर डेवलपर नहीं फॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी, तो आप लोग को कलेक्टिवली मिलकर मेजोरिटी 51% कंसेंट रहेगा तो आप सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। उसी हिसाब से कन्वेंस की जब बात आती है तो आपका सोसाइटी का लैंड एंटाइटलमेंट आपके सोसाइटी के नाम पे ले रहे हो। यहाँ पे कोई फेडरेशन या कोई मैनेजिंग कमेटी के नाम पे कुछ नहीं आने वाला है। प्रॉपर्टी कार्ड पे बकायदा आपकी सोसाइटी का नाम आएगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। तो जब बेनिफिट का काम आपके लिए हो रहा है वो चीज का, तो डिनाई करेगा या कुछ भी करेगा, मैंने एक्सप्लेनेशन में क्लियरली बोला था कि वो आता है या नहीं आता है या ऑब्जेक्शन रहता है,
जब तक मेरा एरिया क्लियर है और मेरे रिसाइटल में या मेरे डॉक्यूमेंट में या मेरे टाइटल में या मेरे आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट में कुछ भी 19-20 भी नहीं है, 100% एक्यूरेट है, तो ऑर्डर मेरे फेवर में आना ही। अच्छा, entitlement area you need to say including the RG, Yes. proportion, internal Yes. road Yes. and whatever. Yes. तो उसी पे तो उसका क्लेम है ना। हाँ। तो इंडिविजुअल 1997 में आपका लेआउट हुआ था, हाँ। एक 2005 में अमेंड हुआ था, तो अपन दोनों प्लान को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल मैं आया था कुछ पेपर लेने के लिए, तो मुझे बताया गया 2005 का भी जो अमेंडमेंट है उसमें भी हम लोग डिटेल में जा रहे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैसे मैंने अभी बोला 30 स्ट्रक्चर है, हुआ रहता तो 5 डिमोलिशन होकर बिल्डिंग बनते थे। मेरे को फर्स्ट मीटिंग में भी बोला था कि 5 बिल्डिंग के लिए उसने डीएलएच को दे दिया था, पैसे के लिए दे दिया रहेगा, तो अल्टीमेटली ये सब सेटल होता है। तो the DLH have stepped into the shoes of a promoter. Promoter has no right title and entitlement once the project is OC delivered. OC आ चुका है आपका। तो ये जो he'll say he's got the deal with him, no? Without obtaining the consent of my individual members, he have no right to amend the or change my layout. अगर वो लेआउट चेंज करता है बिना मेरे कंसेंट के, कल जाके मैं आपको स्टे लाके देता हूँ। Individual members mean all these सोसाइटीज all 30 He structure. can't change because आपको क्या बेचा था, आपको फ्लैट बेचा था सर, आपको फ्लैट में क्या दिखाया था, ये लेआउट है, लेआउट का मीटर लिखा हुआ था, वो फ्लो लेआउट में लिखा हुआ है 28 बिल्डिंग है, एक मॉस्क है, एक कमर्शियल यूनिट है। अगर वो उसके बाद कुछ चेंज करता है और उसी के बाद तो कर ही नहीं सकता वो। तो उसका तो ऑर्डर आ चुका है, उसके पास ऑर्डर आ चुका है, वो तो डेवलपमेंट चालू करने वाला था सर। तो अगर उसका हम लोग उसके बाद सब हम लोग मीटिंग के स्टार्ट में वही बात कर रहे थे, 2005 की जो प्लान की हम लोग इन डिटेल एकदम जा रहे हैं, तो उसके लिए आईओडी लगता है। अभी आईओडी उसका रिवैलिडेट होना चाहिए, रिवैलिडेट मतलब बार बार उसका रिन्यूअल होना चाहिए, तो वो सब चीज का हम लोग का थोरोली चल रहा है, आ जाएगा वो 1 हफ्ते में, उसका पूरा चिट्ठा आ जाएगा हाथ में। तो वो इलीगल है, कल उसके बिल्डिंग है कि वो इलीगल है सर, तो उसके आगे वो आरजी में बिल्डिंग ठोक देगा, तो बिल्डिंग आरजी में नहीं ठोक सकता है वो। आरजी में बिल्डिंग आपका वेकेंट लैंड है आपका, वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा वो, तो ऐसा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स, ही कांट चेंज द लेआउट ऑफ द प्लान इवन ऑन आरजी, इवन ऑन आरजी, इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, वेर ही विल रिलोकेट द आरजी। उसने रिलोकेशन का डाला हुआ है, आरजी का रिलोकेशन का 2005 के अमेंडमेंट में डाला हुआ है, इसीलिए मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ तीसरी बार कि वो रिलोकेशन का उसने जो आरजी डाला हुआ है, जो अमेंडमेंट डाला हुआ है, उसमें उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या बाकी है, कितना रिवैलिडेशन बाकी है, कितना रिन्यूअल बाकी है, वो पूरा चिट्ठा निकाला है, वो आएगा, इट विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स। I think we'll have only 10 minutes, second session चलना है। अब regarding conveyance or what other questions, we have hardly 10 minutes, और पूछ लो। हाँ, किसी को भी कोई प्लीज कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज। नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये आप थोड़ा और डिटेल में जाइए इनके साथ में। हाँ, वो नहीं वो 2005 का है ना, हाँ, वो तो मेरा काम है सर, वो छोड़ो। वो एक्चुअली कहाँ तक के लिए जा सकता है, हमको क्या इम्पैक्ट होगा, सर, कहीं नहीं हम जा लोग सकता वो। इंडिविजुअल सोसाइटीज के लिए जाएंगे। चलो माना हाईकोर्ट में गया, चलो आज अपन हाईकोर्ट में बैठे, हाँ, आपको हाईकोर्ट पूछेगा कि सर आपका सोसाइटी है, आपने क्या लिया, क्यों गलत लिया, तो आप बोलोगे मेरा जो सैंक्शन प्लान में है मैंने वो ही लिया है, तो जज क्या बोलेगा, डीएलएच को गलत क्या किया है सोसाइटी वाले ने, जितना सैंक्शन प्लान में उसने दिखा है उतना लिया है, कुछ मिसमैनेजमेंट किया नहीं है, कुछ मिसलीडिंग किया नहीं है, कुछ मिसकंसीव किया नहीं है, तो गलत किया क्या सोसाइटी। बट अनदर वे टू लुक एट इट इज कि अगर डीएलएच के पर्सपेक्टिव से अगर जज सोचता है कि भाई इसके पास तो राइट्स है, तुम कैसे अपना सोसाइटी का ये मांगने आए हो, इनके पास तो राइट्स है, इनको तो प्रोमोटर ने ट्रांसफर किया हुआ है, असाइनमेंट किया हुआ है, तो वो पर्सपेक्टिव से सोचे तो लेआउट में आपका जितना एफएसआई कंजम्पशन लेआउट में आपने किया है, आप उतना ही तो मांग रहे हो, आपका बिल्डिंग है। मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, खाली जो प्रमोटर का राइट्स Yes, definitely. वो खाली ट्रांसफर हुआ है। He has to surrender his rights to the society. It was to be transferred by a person. Now he has taken. Now he has to surrender. Yes. Which he might not be ये ready. तो ओसी के बाद कर रहा है, ओसी के पहले भी करता था तो कर सकता था, ओसी के बाद एक बार आ गया उसका, ओसी डिलीवर्ड हो गया ना, तो उसका जो असाइनमेंट राइट्स है डेवलपमेंट का, द पावर ऑफ अटर्नी आल्सो कम्स टू एन एंड। द पावर ऑफ अटर्नी वाज फॉर लिमिटेड पर्पस, व्हाट
come here, develop the 65,000 square meters of plot which is developed as per layout, 30 buildings are constructed with OC delivered, the chapter ends. कल उठ के फ्यूचर में कुछ भी क्लेम आता है वो सोसाइटी का है। आप कन्वेंस ले लो, आपका एफएसआई यहाँ पे 4 का मिलेगा तो वो क्या डीएलएच वाला आके बनाएगा इधर एफएसआई 4 का, कि सोसाइटी बनाएगा आपका, सोसाइटी बनाएगा ना सर। कुछ बात चल रहा था इसकी, तो सोसाइटी बनेगा। ये सिंपल मैंने समझाया आपको। अभी डीसी प्लान चेंज हुआ 2017 में, अभी आपको रोड विड्थ अच्छा है आपका 27 मीटर के ऊपर का रोड विड्थ है आपका, तो आपको 3.375 का एफएसआई मिलेगा, तो वो सोसाइटी को मिलेगा, डीएलएच वाले को नहीं मिल सकता है। और डीएलएच वाला क्लेम भी नहीं कर सकता, ओसी डिलीवर्ड हो गया, इट कैन गिव स्टेप इनटू द शूज ऑफ प्रमोटर, तो इट वाज हिज ड्यूटी टू फॉरवर्ड। ये तो उनका टाइम खराब रहेगा, भूखा रही है, मुझे पता है मॉडल टाउन में भी ये हमारा घर में काफी उसने सोसाइटी में सब में प्रॉब्लम किया हुआ है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसका जहाँ भी लेआउट है, मेरे पास 2 लेआउट है, ये और एक मॉडल टाउन का प्रॉब्लम है ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, मेंबर लिस्ट है ना, कलेक्टर में लिस्ट है, सिविल पोजीशन रिसिप्ट है। कहाँ पर? मॉडल टाउन बुखारी साहब का है ना हमारा घर, ग्लोबल फ्यूजन के सामने 84 मेंबर्स का रिडेवलपमेंट का मैं एडवोकेट हूँ, सोसाइटी रिडेवलपमेंट का, तो वहाँ पे फ्री होल्ड का चल रहा है, वो कलेक्टर लैंड है इसीलिए, तो चलता था पहले का टाइम पे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे डीए भी हो जाता था। जैसे मैं लैंड ओनर हूँ, मैंने आपको दिया, आपने बीएमसी में जाके प्लान अप्रूव कर दिया, बिल्डिंग बांध दिया, वही चल रहा था। अभी उन लोग का जो डॉक्यूमेंट हुआ है, तो एक चीज़ है कि वो भले चैलेंज करता है कोर्ट में, हमारा राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहा, हमारा जो राइट्स है हम वो मांग रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। Now to we are what we have decided. One second. Now we have to come on a platform on this formula, this format, which is quite authentic. Everyone can do their again an individual study. Either law firm, you all can approach him directly. अब conveyance के लिए सभी कितने लोग साथ में आते हैं? Is it the right time to talk to you about the individual charges, or should we contact you? Charges का इन्होंने कुछ working किया है basic. You can disclose it if you guys बाद में session के बाद after when leaving we'll give you the card. The second session we have to start. आप individual भी contact कर सकते हो. Certain charges he has worked it out. वो आप लोग को जानना है तो आप बता पूछ सकते हो. जैसे 4 स्टेजेस बताए, 4 अलग-अलग अथॉरिटी, 4 अलग-अलग डिपार्टमेंट है, 4 अलग-अलग ऑफिसर है, कहीं मेंबर के हिसाब से रेट चलता है, कहीं मीटर के हिसाब से रेट चलता है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आप सभी काफी सीनियर हो, समझने के लिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है और कैसे कराया जाता है, उनके सिर पे खड़े रह के काम कराया जाता है। गवर्नमेंट सू मोटोली फंक्शन नहीं करती है। आपने फाइल डाल दिया, हियरिंग हो गया, ऑर्डर आ गया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे जाना पड़ता है, बाकायदा हियरिंग करना पड़ता है। एक चीज का मैं एश्योरेंस जरूर देना चाहूंगा आपको कि आपके सोसाइटी वाले मेंबर्स को कहीं भी दौड़ भाग नहीं करनी है, कोई भी डिपार्टमेंट में, ना डीडीआर में आना है, ना एजुकेशन में आना है, ना रजिस्ट्रेशन में तो साइन करने आना है सिर्फ, ना प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ाने आना है। आपके जो भी पेपर साइन होंगे वो आपके सोसाइटी ऑफिस में यहाँ पे साइन होगा सब चीज। आपको मेरे ऑफिस पे चाय कॉफी के लिए आना है, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, अंधेरी स्टेशन के सामने ही है। बट कहने का मतलब ये है कि हर तारीख पे जाना, आपका कीमती समय खराब करना काम धंधे से, कोर्ट में जाना, वहाँ पे जज ना और डेट मिलना, वापस आना। तो जो 4 स्टेजेस मैंने बताया, एप्लीकेशन टू डीडीआर, एजुकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी कार्ड, तो पूरे प्रोसेस का जो टाइमलाइन है वो फर्स्ट स्टेज का अपना 4 से 6 महीना का टाइम लगेगा। 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, बट रिप्लाई आता है, रिजॉइंडर आता है, ऑब्जेक्शन आता है, तो थोड़ा 1 महीना 2 महीना एक्सटेंड होता है वो टाइम। उसके बाद एक सवाल जी, तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो आप 4 से 6 महीना पकड़ के चलो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, हाँ 2 महीना एक्सटेंड होएगा उसका। कोरिजेंडम में भी हियरिंग नोटिस निकल रहा है सर, डायरेक्ट कोरिजेंडम फाइल किया, ऑर्डर आ गया, ऐसा नहीं है। DDR, so it is as good as new application. You will file an application, he will make the note of it, he will take a hearing notice. Time limit for the because they are delayed by 12 years. Sir, वो 12 years है, लेकिन you have to just give a affidavit. You came quite late, boss. नहीं टाइम लिमिट उसके लिए है, 5 सेकंड मिनट अरे आप बैठ जाओ सेकंड एफिडेविट दे देंगे उसमें कि हम लोग आगे नहीं बढ़े कोई भी प्रोसेस में। तो टाइम लिमिट बोल रहे हैं वहाँ पर 12 साल हो गए, समझाया था मैंने वो, तो उसके जाके तरफ से सवेरे से ऑफिसर को नहीं बोल सकते। इट हैज केम टू आवर नॉलेज राइट नाउ। ऑर्डर में कुछ भी टाइम लिमिट बोलता हूँ, एक एफिडेविट लगता है साथ में कि हम लोग आगे नहीं बढ़े, ना एजुकेशन हुआ, ना रजिस्ट्रेशन हुआ, ना प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ा,
है तो एक एफिडेविट अपने को चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर देता है उसमें दैट आपके ऑर्डर के बाद हम लोग ने कुछ भी नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम, इट इज कम टू आवर नॉलेज, वी आर रेक्टिफाइंग द ऑर्डर। तो इट इज एज गुड एज न्यू एप्लीकेशन। उसमें भी हियरिंग नोटिस 3 निकलेगा, पेपर नोटिस वगैरह सब होगा उसमें। क्वेश्चन ये है कि अलमरवा का जो रिजेक्ट हुआ ना जी। उस पे जरा रोशनी डालो। सर हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, रोशनी डाल चुका हूं मैं। मैंने क्यों हाई कोर्ट में जाना पड़ा? क्योंकि इन लोगों ने भी तो सब पूरे पेपर सबमिट करके जो है ना वो गए थे। इनका रिजेक्शन का रीजन क्या है? सर रिजेक्शन का रीजन उसमें 3-4 है। ट्रस्ट का और पुराना आपने 2014 में भी डाला हुआ था, तभी 1643.65 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट मांगा हुआ था। नए में आपने 3195.22 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट मांगा, प्लस ये भी लिखा हुआ रहेगा कि हमारा आरजीओ उसमें अलग रहेगा। उसको आपको बाइफरकेट करना है सर प्रॉपर्ली, आप अप्रोच करते हो तो। मैं जरा 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ, मुझे नहीं पसंद कोई बार वेट कर रहा है ऑलरेडी दूसरे सोसाइटी वाले। तो ये 4 स्टेजेस मैंने आपको बताए। तो टाइमलाइन मोटा मोटी 1 से 1.5 साल है चारों स्टेजेस का। फर्स्ट स्टेज में वो मेंबर वाइज जितना भी जो फीस लगता है उसमें फीस में हमारा 2 डिवाइड होता है, प्रोफेशनल फीस लगता है, एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लगता है हमारा। तो स्टेज वाइज बताओ, कैसे बताओ कि कलेक्टिवली बताओ? ईच स्टेज वाइज। जैसे फर्स्ट स्टेज हुआ, आपके मेंबर्स कितने भी हो, 32 हो के 56 हो, तो उस हिसाब से फर्स्ट स्टेज में हमारा जो फीस है टोटल 11,000 रुपए पर मेंबर, वो हम लोग ने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है कि कौन से स्टेज में कितना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको मेहनत ज्यादा लगती है, टाइम डिवॉल्वमेंट ज्यादा लगता है, रात भर बैठना पड़ता है, 10 से रात को 2 बजे तक हमको पूरे फाइल पे पेपर वर्क करना पड़ता है। और जब वो पेपर वर्क रेडी हो जाएगा तो हम आपको शेयर करेंगे एक अप्रूवल के लिए, तो आप भी वेरीफाई कर सको उसको। तो फर्स्ट फीस में 5,500 रुपया पर मेंबर के हिसाब से मैंने वो किया हुआ है। दूसरे फेज में आपको 3,000 रुपया पर मेंबर लगेगा जहाँ पे एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट पूरा स्क्रूटिनी होता है सबका, और वहाँ पे हम लोग को पूरा चार्ट बनाना पड़ता है, मेंबर नाम, एरिया, स्टैम्प ड्यूटी पेड, रजिस्ट्रेशन पेड और उसका रिसीप्ट लगाना पड़ता है और इंडेक्स टू लगाना पड़ता है, और कन्वेंस जिनका ड्राफ्ट वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तीसरे में रजिस्ट्रेशन में 1,500 रुपया रखा है, और लास्ट में प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ाएंगे तब वहाँ पे 1,000 रुपया रखा हुआ है। अभी ये प्रोफेशनल फीस की बात हो गई। एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस रहता है इसमें, कि मिसलेनियस एक्सपेंस जो अपन बोलते हैं वो। तो मिसलेनियस एक्सपेंस में फर्स्ट स्टेज में आपका 5,000 रखा हुआ है, सेकंड स्टेज में 2,500 रखा हुआ है पर मेंबर, थर्ड स्टेज में 1,500 रुपया रखा हुआ है, चौथे स्टेज में प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ाने के लिए 1,000 रुपया रखा हुआ है। अगर ये नहीं हुआ तो रिफंड नहीं है? सर इसीलिए मैंने स्टेज वाइज आपको बोला है और मैं स्टेज वाइज ही पेमेंट लूंगा। मुझे 4th स्टेज का पेमेंट आज नहीं चाहिए, मेरा आज जो मेरा काम हो रहा है मैं उस चीज की फीस ले रहा हूँ। और अगर आधे में जाके रुक गया तो पहले पैसे तो चले गए। सर कैसे जाएंगे पैसे आपके? आज आधे में रुकेगा कैसे? जैसे आपने फर्स्ट स्टेज को क्लियर किया, तो सेकंड स्टेज नहीं किया तो सेकंड स्टेज क्यों नहीं करेंगे? ऑर्डर आएगा ना सर, और तो सेकंड स्टेज का पैसा कहाँ लगने वाला है आपको? मैं तो पहले स्टेज का तो चला गया ना। पहला स्टेज का, लेकिन आप कहाँ पूरा पैसा दे रहे हो? स्टेज वाइज जो बाइफरकेट किया है, आप समझे ना, 35%, 20%, 15%, 10%, वो अगर है और सेकंड स्टेज पे जाके काम अटक जाता है तो फर्स्ट सर, स्टेज का आप रिफंड नहीं देंगे। नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काम होएगा कब? चलो काम अटक गया तो काम होएगा कब? श्योरिटी क्या है कि भाई हम उनको पूरा करके देंगे? सर श्योरिटी में हमारा जो काम है, मैं इतना जो डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि काम होएगा कि नहीं होएगा। नहीं देखो, अभी मैं बताता हूँ, अलमरवा ने जब काम शुरू किया था तो उनको भी श्योर था कि हम करके देंगे जी, और जब रिजेक्ट हो गया तो उनके पैसे तो चले गए। सर वो मैं ऐसा हमारे साथ में अगर हुआ तो हम लोग जो ऑर्डर लेते हैं, मेरा आज तक कोई ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट सोसाइटी वाले जो कन्वेंस के स्पेशलिस्ट में ढूंढते हैं, जैसे अभी अमोली में बिल्डिंग है पे उसका कन्वेंस अटका हुआ है, तो अटका हुआ कन्वेंस मेरे पास आया हुआ है, कन्वेंस का ऑर्डर मिल गया था, वो डेवलपर ने मेकर वाले ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, उसमें बाजू में फिल्म वाला स्टूडियो भी है, तो वो सब इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग अटके हुए लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपर्टाइज है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, चाहते हैं कि हमारा काम जो है ना ये हो जाए। अगर काम आगे में जाता है, काम करने के लिए आगे में जाता है तो पैसे भी चले जाते हैं और काम आगे वहाँ आते। सर काम नहीं होता था ना, मैं हाथ जोड़ के फाइल में बोलता था सर ये नहीं होने जैसा है, होने जैसा है, तभी यहाँ पे खड़ा सभी साथ में इकट्ठा जुड़े हुए हैं। 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें हर सोसाइटी को मिलके आना पड़ेगा। अब पर सोसाइटी अप्रोच कीजिए ना सर। अब क्योंकि सब पार्टी बनेंगे, सब पार्टी अपन यहाँ पे सैटरडे संडे का टाइम से अगर 1-2 भी अगर नहीं आती है या कुछ नहीं होता है तो काम आगे बढ़ेगा कि काम रुक काम बढ़ेगा अपना?
वो इनका कैसे क्या बोलने का है, उनको इनका क्या छोड़ के- एक मिनट, एक मिनट। इनका ये बोलना है कि जैसे कि 2 सोसाइटी आपके पास शुरू कर दी है जी और 12 ऑब्जेक्ट कर दिए जी। तो 2 को पॉसिबिलिटी है तो भी पास होने का कि 12 ने ऑब्जेक्ट किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो टोटल कितनी 30 जैसे example हम example 30 में से एक सोसाइटी आगे बढ़ी तो 29 को पार्टी बना रहे। हाँ। 29 का जो सैंक्शन प्लान है ना उसका आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लगा रहे। तो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं लगा रहे, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट 330 स्ट्रक्चर का अपन लगा रहे। तुम भी दूसरी भी सोसाइटी वाले दूसरे नंबर की कल उठ के जाएगी तो अगर आपने ऑब्जेक्शन ले रही है तो उसमें भी तो ऑब्जेक्शन आएगा ही ना वो एरिया में। जब आपका भी एरिया क्लियर है और दूसरे वाले का भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है, पूरे 30 का क्लियर है, तो चोरी क्या है? 1 इंच की भी क्लीन टू क्लीन चोरी, फेंस का एरिया, वो सब एक मिसकंसेप्शन है। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो तो वो रहता है वो माइंड में नहीं सर। कि नहीं हमारा फेंस एरिया है, हमारा वो फेंस एरिया है ही नहीं आपका। इससे पहले जो है ना ये फेंसिंग के ऊपर ही हुआ है सर, मैं इसीलिए लोगों ने clear किया objection आपको। किया और जाके जो है ना ये कन्वेंस को रुका दिया। सर मैंने 2-3 बार इसीलिए मैं उस पे वो चीज पे ध्यान रख रहा था कि फेंस एरिया नहीं है। सब लोगों ने जो फेंस एरिया लिया है तो क्या किया? 10 लोगों ने 8 लोगों ने फेंस एरिया किया है क्या 12 साल से? सबसे पहले आपको जो है ना यही क्लियर करना पड़ेगा कि भाई सब लोग एक स्टेज पे आवे। सर, इसीलिए आप फेंसिंग बैठे एरिया यहाँ को पे। नहीं पकड़ सर, एक ही सकते, स्टेज पे जब बैठे हैं। जाके जो है ना आप आगे बढ़ो। सर आप बैठे हो एक स्टेज पे, हम लोग सब बैठे हैं। सब नहीं सब आएंगे तो सब पार्टी तो बने ही है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट करते एरिया के ऊपर ये तो ऑब्जेक्शन का मतलब नहीं है। इंडिया ऑब्जेक्शन ये करेगा ना, वो तो आना ही ये तो ऑब्जेक्शन का मतलब नहीं है। इंडिया ऑब्जेक्शन ये करेगा ना, वो तो आना ही आना है। पार्टी सब करने वाले हैं। और ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन का कुछ कोई बोलेगा मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, नहीं चलेगा। मैं बोला आपने एक मिसलेनियस भी बोला है तो मिसलेनियस दैट कम्स टू 11,000 और 10,000 और the other one is 11,000 so total is 21,000. अच्छा ये जो कुछ लोगों कुछ बिल्डिंग के बहुत आगे तक पहुंचे और कुछ बिल्कुल नहीं किए तो सेम कॉस्ट देखो एक चीज क्या है कि टोटली जो है सोसाइटी में इंडिविजुअली जाना है जो आने वाले हैं और यहाँ पे जो हर सोसाइटी का स्ट्रक्चर अलग है। 10 सोसाइटी को मिला है तो उनका स्ट्रक्चर है। आपने मुझे सुना, आपने मुझे यहाँ पे सुना, उसके लिए थैंक यू सभी मेंबर्स को। कोऑपरेशन ऑन वाला सपोर्ट रहता है।